बहुत पहले से उन स्टॉक की आहट जान लेते हैं ए मल्टीबैगर। अब हम तुम्हें समय से पहले पहचान लेते हैं। तो उसका क्या सीक्रेट फॉर्मूला है? अच्छी कंपनी के बुरे समय में इन्वेस्ट करो और वेट करो किसका अच्छा समय आएगा। मैंने पिछले 15-20 साल में देखा है, ये मेरी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी रही है, जहां मुझे नुकसान लगभग न के बराबर। आईपीओस का भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन कई बार वैल्यूएशन का भी डर रहता है कि सही है गलत है। तो एक न्यू एज कंपनी को इवैल्यूएट करते हुए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरी पिछले 38 सालों की स्ट्रेटेजी ये रही है कि मैंने आज तक कोई आईपीओ अप्लाई नहीं। Really? जब भी कोई आईपीओ आए तो आप 3 साल तक तो उसको देखो ही मत। पेटीएम का आईपीओ आया था, मैंने देखा कि यार 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि इस कंपनी को ये पता नहीं है मैनेजमेंट को कि कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी, ऐसी कंपनी को हम 1.5 लाख करोड़ रुपया देने को तैयार हैं। जबकि 25-30 हजार करोड़ में महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ के महिंद्रा की सारी मिड कैप कंपनियां 25,000 करोड़ मिल रही है जो परसों से काम कर रही है। तो आप वैल्यूएशन तो देखो। और बाद में हसर वही हुआ कि वो शेयर 2000 में लिस्टिंग होके 500 रुपये रह गया। नॉलेज का स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में केवल 20% रोल है। सिर्फ 20%? यस, 80% आपकी साइकोलॉजी पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी पकड़ कैसी है उस पे। ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही लेट्स से ट्रम्प कोई ट्वीट करता है, दुनिया हिल जाती है। आजकल लोग सुबह भगवान का दर्शन बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ट्रम्प ने ट्वीट क्या किया है। ये जितने भी ट्रेडर हैं, इनकी रात को नींद खुल जाती है तो डॉजन नॉस्डिक देखते हैं। एग्जैक्टली। इन्वेस्टिंग का लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ, जो मैंने भी अपने जीवन में उपयोग किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यदि एफ&ओ या इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करे तो 100 साल जिएगा। एक और इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप अपने सन को, अपने बेटे को स्टॉक मार्केट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपके पास क्या एडवाइस है ताकि वो भी बेटर प्रिपेयर्ड रहे? मैंने मेरे बेटे को, ऋतुराज को, जब वो 6th क्लास में आया तभी से उसको बोलना शुरू कर दिया कि बेटा पढ़ाई जो भी करेगी, मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। जब वो ऋतुराज 18 साल का हुआ तो मैंने उसको लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बना दिया। ये करने के बाद जो आपको कमीशन के रूप में कमाई हो, और यदि उस पैसे से आपको घर नहीं चलाना हो, उस पैसे को पूरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो अपनी इंश्योरेंस कवर करने के बाद। तो उसको बोल दिया कि बेचना नहीं है, लेना वही है जो 25 साल रखना है। लॉन्ग टर्म में मार्केट को टाइमिंग मेरी नज़रों में किया जा सकता है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों से किया। इसका मैं सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के संदर्भ में मैंने 4 लाइनें मेरी बहुत पॉपुलर हुई और ट्विटर के अंदर में लाखों व्यू मिले उसको। वो क्या है? हाँ। जनवरी की तेजी को इनकैश करो, फरवरी में कैश रखकर ऐश करो, मार्च की जब सालाना सेल लगे तो वापस से निवेश करो, अप्रैल टू सितंबर वीकली एसआईपी का श्री गणेश करो, नवंबर और दिसंबर में वीकली एग्जिट प्लान करो, और वसंत बायती की स्टिप को हमेशा याद रखो। Hello Basant ji, thank you so much for coming on Money Talks by Grow. I'm so excited because I know आपके पास स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हुए लगभग 40 years का एक्सपीरियंस है। There's a lot to learn and I especially want to know कि स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टिंग के थ्रू हम लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब मैं इतने सालों के अनुभव के बाद में एक बात तो ये कह सकता हूँ, बहुत पहले से उन स्टॉक की आहट जान लेते हैं ए मल्टीबैगर। अब हम तुम्हें समय से पहले पहचान लेते हैं। 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता, बट ये ज़रूर है कि वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आने वाले 10-15 साल 20 साल में कौन सा स्टॉक्स 50x 60x हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि आप इन्वेस्टर के साथ साथ एक कवि भी हैं। इस अराउंड 40 years के एक्सपीरियंस में आपका इन्वेस्टिंग से जुड़ा क्या गोल था? मेरा गोल शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर शुरुआत की गलतियां करने के बाद में जब 2000 के बाद चीज़ें खुद रिसर्च करने लगा, तब मैंने ज़रूर एक गोल सेट किया था। पर पैसे नहीं थे जेब में। बट जब 2002 के बाद में अपना करियर एंटरप्रेन्योर वाला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइज़र बन के स्टार्ट किया, तब पैसे आने लगे। इंडिया के टॉप लोगों में शुमार होने लगा इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में, और वो जो पैसे आए वो पैसे मैं लगातार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया।
अच्छा। तो गोल जो है वो और भी 6-7 साल बाद बनने लगे, वो अब धीरे धीरे अचीव हो रहे हैं। शुरुआती पैसे कम थे, इसलिए गोल अचीव करने में थोड़ा समय लगा, पर मेरा गोल ये था कि मैं फाइनेंशियली एकदम फ्री हो जाऊँ, और जो मुझे लगता है कि मैं पिछले 3-4 से बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। पर मुझे लग रहा है कि मैं अब 100% अपने लिए जी रहा हूँ। कोई इंटरव्यू में तो मैंने सुना था, आपने मेंशन किया कि 100x रिटर्न चाहिए था 15-20 सालों में। हाँ, वो स्टॉक को लेके रहता है। मैं अब जो स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो मैं ये सोच के पैसा लगाता हूँ कि मुझे कम से कम इसे 10 से 15 साल रखना है, और ये 15 साल में 50 गुना 100 गुना होने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। ज़रूरी नहीं कि सारे स्टॉक हैं, हो जाए वैसे, बट ढूंढते समय ये ज़रूर देखता हूँ कि क्या इसकी कैपेसिटी है 15-20 साल में मेरे को 50 से 100 गुना रिटर्न दे सके। ये ज़रूर मैं देखता हूँ Okay. हर स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अमेजिंग, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से। लेकिन उससे पहले लेट्स से मैं एक बिगनर इन्वेस्टर हूँ एंड अभी मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, उससे पहले मुझे अपने लाइफ में क्या चीज़ें सॉर्ट करनी है ताकि मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्मूथ हो। मैं यदि ये समझूं कि एक 25 साल का व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, और चूंकि बच्चे अच्छे पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, तो वो जो पहले साल जो शेविंग करते हैं, उस शेविंग के अंदर में स्टार्ट उसे सबसे पहले अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस करना चाहिए, जो पैसा सेविंग कर रहे हैं उसमें से। उसके बाद उसको अपना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो फ्यूचर की अर्निंग है उसके मल्टीपल के अंदर में कम से कम प्रेजेंट अर्निंग का 20 गुना तक उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अच्छा, 20x। यस, 20x। ये 20x तो वैसे इसका नियम तो ये है कि आप जितने साल कमाने वाले हो उतना x आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आपके रहने या न रहने की स्थिति में परिवार को इकोनॉमिकल लॉस ना हो। इंश्योरेंस के साथ एक क्रिटिकलनेस का राइडर भी ले लेना चाहिए, ताकि बड़ी बीमारियां कभी कोई हो जाए तो आप उसमें भी कवर रह सके। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। गॉट इट। फिर उसके बाद हम रेडी होंगे टू एंटर द स्टॉक मार्केट। हाँ, तो स्टॉक मार्केट के अंदर में कई बार ये व्यक्ति के मन में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। तो एक सिंपल फार्मूला इसका, 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट। यदि मान लो किसी की एज 25 है, तो 100 माइनस 25, 75% पैसा उसको इक्विटी में लगाना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगावे या डायरेक्ट इक्विटी में लगावे, SIP के जरिए लगावे। बचा हुआ जो पैसा है उसमें इंश्योरेंस होने के बाद में जो पैसा बचता है उससे आप गोल्ड खरीद लें, उससे आप FD में करा दें, डेट फंड में डाल दें, ताकि इमीडिएट जो आपकी आवश्यकता होती है उसमें वो पैसा काम आ सके। क्योंकि स्टॉक में जब भी आप पैसा लगाएं, ये सोच के लगाएं कि मुझे 5-10 साल इसमें से पैसा निकालना नहीं है, तो वही पैसा लगाएं जिसकी आवश्यकता आपको अगले 5-10 साल में ना हो। तो लेट्स से हमने 100 माइनस एज रूल को अप्लाई किया अपनी लाइफ में, ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारा इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए। आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या है? अच्छी कंपनी के बुरे समय में इन्वेस्ट करो और वेट करो कि इसका अच्छा समय आएगा। ये इन्वेस्टिंग की जो मैंने पिछले 15-20 साल में देखा है, ये मेरी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी रही है, जहां मुझे नुकसान लगभग न के बराबर हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ग्रुप देखना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से ग्रुप के स्टॉक में पैसा लगाऊं जहां मुझे जीरो होने की संभावना कम रहे। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई एक अच्छी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, पर अचानक उसमें फ्रॉड हो जाए तो शेयर जीरो हो जाता है। सारे नए इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा फियर होता है कि पैसे तो डाल देंगे लेकिन व्हाट इफ वो जीरो हो जाए। तो ऐसी वो कौन सी कंपनीज है जिसमें जीरो होने के चांसेस कम से कम? मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ कि जब उस इन्वेस्टर के दिमाग में पहला क्वेश्चन है कि मेरा पैसा जीरो ना हो जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका है नए इन्वेस्टर के लिए कि भारत में टाटा, महिंद्रा, गोदरेज, कुछ साउथ के ग्रुप हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। इन ग्रुपों में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर में। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी सेक्टर हैं उसके 80% सेक्टर में ये कंपनियां काम कर रही है। बैंकिंग, फार्मा, ऐसे सेक्टर में ये कंपनियां नहीं हैं, तो उसमें किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख के 15-20 साल का आप पैसा लगा सकते हो। बट 80% में तो ये सारे जो काम आ जाएंगे। जब आप टाटा, महिंद्रा जैसे ट्रस्टेड ग्रुप में पैसा लगाओगे तो एक चीज़ तो आप निश्चित मान लो कि आपका पैसा जीरो नहीं होगा। पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन ग्रुपों में फ्रॉड होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आप एक चीज़ से निश्चिंत हो जाओगे, शेयर गिर सकता है, शेयर बढ़ सकता है, बट आपका शेयर जीरो होने की संभावना बहुत कम से कम।
तो आप कह रहे हो कि इस ग्रुप में जो छोटे कंपनीज होते हैं वो Yes. एक दूसरे को फिर बेल आउट कर सकते हैं। यस जैसे आपको उदाहरण दूं, जब टाटा ने टिस्को में कंपनी टेक ओवर की, जगुआर में टेल्को ने टेक ओवर की, उस समय टाटा ग्रुप में भी दोनों कंपनियों में बहुत तकलीफ आई थी। पर चूंकि ग्रुप इतना स्ट्रांग था, ग्रुप पैसा लगा के उन कंपनियों को बाहर निकाल लाता है। तो इनकी कंपनियों में जब कोई एक कंपनी यदि तकलीफ में आती है तो ग्रुप उस कंपनी को तकलीफ से बाहर निकाल लाता है। आपने मेंशन किया था 100 माइनस एज रूल, एंड जो बैलेंस अमाउंट है इक्विटी के अलावा उसमें आप एफडी, गोल्ड, एसेट क्लासेस एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैंने सुना है कि आप एफडीज में पैसा नहीं डालते, तो रेडी कैश के लिए आप कौन से एसेट क्लासेस को यूज़ करते हो? एफडी में मैंने कभी पैसा आज तक नहीं डाला। मैं जो प्रॉफिट बुक करता हूँ उस समय मुझे लगता है कि यदि कोई स्टॉक खरीदने के लायक अभी नहीं है, या मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, या जो स्टॉक्स मैं लेना चाहता हूँ वो अभी सही वैल्यू पे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कुछ समय के लिए उस पैसे को गोल्ड में लगा देता हूँ। मैं हर इन्वेस्टर को ये कहता हूँ कि आपका जितना इक्विटी एलोकेशन है उसका 15% यदि आप हर साल गोल्ड में डाल दो तो गोल्ड आपके इंश्योरेंस का काम करेगा। अभी जैसे मार्केट अब तो हाई पे आ गया है, पिछले 3-4 महीने से मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पर गोल्ड लगातार बढ़ रहा था, तो व्यक्ति को वहाँ संतुष्टि हो रही थी कि चलो स्टॉक मार्केट डाउन है, मेरे को कोई इमरजेंसी आया तो मैं गोल्ड से पैसा निकाल सकता हूँ। राइट। तो गोल्ड के पैसे को आप इन्वेस्टमेंट की बजाय इंश्योरेंस के रूप में डाल दो उसमें। गोल्ड एंड सिल्वर की रैली तो नेक्स्ट लेवल ही थी अभी तो। यस, ये रैली कुछ सालों में बनती है, पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, यदि आप 30-35 साल का इतिहास का रिकॉर्ड निकालोगे तो इक्विटी हमेशा सबको जीतेगी। ओके। ये 5 साल में इतनी बड़ी रैली हो गई, बहुत सालों तक गोल्ड एक जैसे पड़ा रहा। बट गोल्ड में आप रिटर्न के लिए पैसा मत लगाओ, गोल्ड में आप इमरजेंसी के लिए और इक्विटी के इंश्योरेंस के लिए गोल्ड में पैसा लगाओ, तो 15% पैसा सफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट हेज जिसको कहते हैं, उस टाइप का। बिल्कुल, हेजिंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। एफडी की जगह इसमें लगा दो, आप कोई दिक्कत नहीं। एंड गोल्ड भी किस फॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हो? इज इट फिजिकल आप गोल्ड, ईटीएफ में डिजिटल करो, गोल्ड? ईटीएफ में करो, ETF। फिजिकल कर सकते हो, ईटीएफ सबसे अच्छा है आजकल। ईटीएफ सब पहले तो ईटीएफ का नहीं था तो फिजिकल में करते थे, पर ईटीएफ अब सबसे अच्छा ऑप्शन है। आईपीओस का भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन कई बार वैल्यूएशन का भी डर रहता है कि सही है गलत है। तो एक न्यू एज कंपनी को इवैल्यूएट करते हुए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? मैं थोड़ा सा इसमें समय लूँगा। मेरी पिछले 38 सालों की स्ट्रेटजी ये रही है कि मैंने आज तक कोई आईपीओ अप्लाई नहीं किया। रियली? कभी आईपीओ अप्लाई नहीं किया। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि जब भी कोई आईपीओ आए तो आप 3 साल तक तो उसको देखो ही मत। 3 साल के बाद में आईपीओ आपको सही वैल्यू पे मिल जाएगा। उसमें से कुछ स्टॉक्स आपके छूट जाएंगे जो इन 3 सालों में 6-7 गुना हो जाएंगे, बट आपको 3 साल के बाद में स्टॉक रियल वैल्यू पे मिलेगा। इसमें टाटा महिंद्रा भी हो तो भी आप 3 साल का वेट करो कम से कम। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब टाटा टेक्नोलॉजी का इशू आया, लिस्टिंग 1400 रुपये में हुई, आज वो शेयर 700 रुपये मिल रहा है, अभी 3 साल कंप्लीट हुए नहीं, तो आपको सही वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। चूंकि मैं ये बात आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जो स्टॉक की चर्चा नाम लेके करूँ, इसे कृपया मेरे बेचने या खरीदने की सलाह बिल्कुल ना समझें। मैं कभी किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सलाह देता ही नहीं हूँ। तो इसे खाली एग्जाम्पल के रूप में देखें और इसे खरीदने बेचने की सलाह न समझें। पेटीएम का आईपीओ आया था, तो पहली बार मुझे लगा, मैंने देखा कि यार 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, तो मैंने एक ट्वीट किया था, और बहुत ही बेकार सा ट्वीट किया था कि इस कंपनी को ये पता नहीं मैनेजमेंट को कि कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी, ऐसी कंपनी को हम 1.5 लाख करोड़ रुपया हम देने को तैयार हैं, जबकि 25-30 हज़ार करोड़ में महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ के महिंद्रा की सारी मिड कैप कंपनियां 25,000 करोड़ मिल रही है जो बरसों से काम कर रही है। तो आप वैल्यूशन तो देखो। और बाद में हसर वही हुआ कि वो शेयर 2000 में लिस्टिंग होकर 500 रुपये रह गया। ऐसा ही मैंने ओला के समय लिखा। ओला के समय मैंने वापस ट्वीट किया कि देखो, मैंने आपको पेटीएम के समय चेताया था, अब पेटीएम में यदि गलती कर दी है तो वही गलती इसमें मत कर देना, ये इसका भाई बहन ही है। मैं ये नहीं कहता कि उसका मार्केट कैप क्या सही है और क्या गलत है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि 3 साल में वो उस भाव में टिकेगा क्या। यदि 3 साल में उस भाव में टिकता है, उस भाव में, तब हम मान लेंगे कि इसका मार्केट कैप सही था, लोगों ने इसको सही जज किया। आज पेटीएम 3 साल बाद यदि अच्छा ग्रो करेगा तो हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर 3 साल में हम उसकी रियल वैल्यू देखना चाहते हैं। जब आईपीओ आता है उस समय में कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ, कितनी उसकी मार्केटिंग हुई, कौन उसके लीड मैनेजर्स है, इन आधार पे आईपीओ के प्राइस खुल जाते हैं।
तो आईपीओ के अंदर में यदि आपने अप्लाई करके पहले ही दिन बेचने का नियम बना लिया, वही लिस्टिंग गेन वाली जो लिस्टिंग frenzy उसी होती दिन है। कर लिया, तो पर लोग ये बोलते हैं लिस्टिंग गेन, व्यक्ति से आम आदमी से लॉस में शेयर बिकता नहीं है। प्रॉफिट में तो आपको लिस्टिंग गेन 15% का मिल गया, लॉस में आदमी वेट करता है तो 2000 के पीटीएम को 500 तक देखता है, जब 500 आता है तो लोग बोलते हैं शायद ये जीरो हो सकता है, तो आदमी को 500 में बिक जाता है। तो 1500 रुपये का लॉस क्या, 75% का, पर लिस्टिंग गेन 10% 12% में छूट गया वो, राइट। तो नेट फिर उसमें भी लूजर रहता है। यदि पेटीएम को भी पहले ही दिन बेच दिया होता तो फिर उसको लिस्टिंग होने के चांस है। ये नियम पक्का बना ले, शेयर मार्केट में जिस स्ट्रेटजी से काम करें आप, ये नियम पक्का बना ले कि मैं मेरी स्ट्रेटजी से नहीं हटूंगा। तभी काफ़ी लोग शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमा पाते। वो होप करते हैं कि इवेंचुअली वो शेयर प्राइस बढ़ेगा एंड वो लॉस मेकिंग शेयर को होल्ड करते रहते हैं, एंड जो प्रॉफिट दे रहा है उसको जल्दी से निकल जाते हैं उसमें से। वो एक साइकोलॉजी का पार्ट है, और साइकोलॉजी पे आपकी पकड़ कोई किताब पढ़ के नहीं आ सकती, किसी को सुन के नहीं आ सकती, कहीं ज्ञान कोचिंग क्लास ले लोगे तो नहीं आ सकती, वो समय के साथ ही आएगी। इसलिए आप हर व्यक्ति को ये कहते हुए सुनोगे, उस हर निवेशक और ट्रेडर की एक ही समस्या है कि मेरे खरीदते ही शेयर गिर गया और मेरे बेचते ही शेयर बढ़ गया। हाँ। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मैं खरीदूं तो यही लो हो जाना चाहिए और मैं बेचूं तो वही टॉप हो जाना चाहिए। तो लो और टॉप में खरीदने बेचने वाले लोग मूर्ख होते हैं। ये संयोगवश तो लो और टॉप बन सकता है, पर आप समझदारी से कि मैं बेचूंगा और ये मेरा शेयर 200 गुना होगा, ऐसा नहीं कर सकते। आज राकेश जी ने भी टाइटन 70 में लिया, आज टाइटन लगभग 70,000 हो गया, तो 1000x होना ये राकेश जी ने थोड़ी सोचा था, मैनेजमेंट में नहीं सोच पाता। ये समय के साथ साथ उसकी ग्रोथ देखते रहे और इन्वेस्टेड रहे। उनका कन्विक्शन जो था वो उनको उसमें स्टे रखा। बहुत सारे शेयर उन्होंने बेच भी दिए थे, हाँ। जो भी बढ़े, खाली ये नहीं पड़ा, तो वहाँ रॉन्ग भी हो गए। तो स्टॉक मार्केट में रॉन्ग राइट के चक्कर में ना पड़े, लो और टॉप बनाने के बिल्कुल मत सोचें। कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट आपने जो तय किया उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है तो बेचें और प्रॉफिट बुक करके खुश रहें। क्योंकि आपने कोई शेयर 500 में बेच दिया 50 में लेके, तो जिसने 500 में खरीदा उसको भी बेचारे को कमाने दें। सबको चांस मिलना चाहिए। Yes, yes, मार्केट yes. सबका है। यस, आपने कहा कि अब आप पहचान पाते हैं इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, तो उसका क्या सीक्रेट फॉर्मूला है? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि किसी स्टॉक से शादी मत कर लो। ये लगभग सभी लोग कहते हैं, Right. आपने जितना भी सुना हो ये सुना होगा। मैं इसकी विपरीत बोलता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी को यदि अपनाओगे तो स्टॉक से शादी कर लोगे, तभी आपका मल्टीबैगर बनेगा। टाइटन से राकेश जी ने शादी ही कर ली थी, जो आज इतने साल तक टिका रहा, इसलिए 20,000 करोड़ पैसा दे रहा है। बट शादी करने से पहले हम एक लड़का या लड़की की शादी करते तो क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि उसका घर घराना कैसा है, देखते हैं। राइट। तो घर घराना में टाटा महिंद्रा ये घर घराने हो गए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो कंपनी रन करने वाला मैनेजमेंट है, आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। तो ये हो गया कि आपने लड़के लड़की के बारे में हमने देख लिया। जब आप घर घराना भी देख चुके हो, उसका क्वालिफिकेशन भी देख चुके हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख चुके हो, देन आप उससे शादी कर लो। शादी 2-5 साल के लिए हो नहीं सकती, और जो 2-5 साल के लिए शादी होती है वही नुकसान देगी जो F&O में नुकसान होता है। तो आपको शादी कर लेनी चाहिए मेरे इस तरीके से, देन आप होल्ड करो। अब ये तरीका क्या है? कोई भी स्टॉक को, मुझे लगता है कि यार ये मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया, अच्छी कंपनी का बुरा समय आइडेंटिफाई किया, ये स्टॉक 2-3 साल से चल नहीं रहा है क्योंकि इसमें एक्सपेंशन आया, इसमें सेल ग्रोथ तो हो रही है पर कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। हाँ। ऐसे समय में कंपनी का समय बुरा है, ग्रुप अच्छा है, आपने उसमें पैसा लगा दिया। जब आपने उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेक्टर का फ्यूचर भी अच्छा है, नॉट ओनली कंपनी, क्योंकि आजकल सेक्टर का फ्यूचर देखना सबसे पहले ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि जो चीज़ आज अच्छी लग रही है वो कल ख़राब हो सकती है। दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार थी कोडक, अब किसी ने पैसा लगा के छोड़ दिया तो उसने मल्टी-एक्स रेट भी देखे और सो गया लगा के तो वापस जीरो भी हो जाता है। ऐसा ही आपने 2000 के समय में पेंटा, मीडिया, ग्लोबल टेली जो 10-10 के 4-4 हज़ार हो गए, पर लोगों ने ट्रैक नहीं किया, वो वापस जीरो हो गए। तो आपको ये अच्छे घरानों के समय में लगा के बैठ जाओ। जब आपका स्टॉक डबल हो जाए, ये मैं आम निवेशकों के लिए कहता हूँ, यदि आप स्टॉक के एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर करके भी आप उसकी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। पर मैं जितनी बात
मीडिया में कहता हूँ, मैं ये मान के कहता हूँ कि मुझे सुनने वाला नया नया स्टॉक मार्केट में आया है, उसको बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रेटजी लॉस ना होने वाली वो ये है कि जब आपने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, लिस्टिंग के 3 साल से पहले आप में इन्वेस्टमेंट मत करो। फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसका बुरा समय है, तो आप उसमें वीकली SIP करके इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, वीकली SIP। यस, आपको यदि किसी स्टॉक में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, आप उसके 26 टुकड़े कर दो 1 करोड़ के, ठीक है। देन हर वीक में उस स्टॉक में पैसा लगाओ, उसकी तेजी मंदी मत देखो, क्योंकि आपने तो उसको बुरे समय में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको हाई वैल्यू तो नहीं मिल रही है, आपको प्राइस तो रीजनेबल मिल रही है, क्योंकि समय उस कंपनी का बुरा चल रहा है इसलिए रीजनेबल प्राइस मिल रही है। बट 6 महीने तक उसमें लगातार वीकली इन्वेस्टमेंट करो, वो एक आपकी एवरेज रेट हो जाएगा। मार्केट गिरना बढ़ना जो भी हो चलता रहेगा, आपका शेयर एक एवरेज रेट हो गया। अब आप वेट करो कि ये डबल कब होता है। मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा लगा है, तो कभी ना कभी डबल होगा। कोरोना में तो बहुत सारे शेयर एक साल में डबल हो गए, तो हर शेयर एक साल में डबल नहीं होता, कोई शेयर 4 साल में डबल होगा। अब 4 साल के अंदर में जब कोई शेयर डबल होता है, तो उस डबल शेयर को आधे शेयर अपने बेच दो। मैं तो ये करता हूँ, सिर्फ आधे। फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो बचे हुए शेयरों को। यही साइकोलॉजी का पार्ट आता है। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि मल्टीबैगर सबके पास होते हैं, टिकते किसी के पास में नहीं है। टाइटन लाखों लोगों के पास थे, बहुत इन्वेस्टरों के पास थे, पर सब 70 का 150 में बेच के निकल गया, कोई 90 में बेच के निकल गया, किसी ने रखा नहीं। तो जब ये साइकोलॉजी आपको कहाँ दिक्कत नहीं देगी, जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट के स्टॉक को रख लोगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का स्टॉक यदि दुनिया में कुछ भी भूचाल आ जाए, आपका कुछ बिगड़ना नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट के स्टॉक को कम से कम 10 साल होल्ड करो। हाँ, तो जस्ट टू क्लैरिफाई हियर सो दैट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे हो कि जैसे आप अमाउंट को रिकवर कर पाते हो तब बेचना है। यस, बची हुई क्वांटिटी है वो आपकी जीरो कॉस्ट हो गई। यदि आपका 300 का स्टॉक 600 हुआ और आपने आधी क्वांटिटी बेच दी, तो बची हुई क्वांटिटी की कॉस्ट जीरो हो गई। अब आप उसको 10 साल रखो, आपका क्या बिगाड़ सकता है स्टॉक मार्केट, जीरो ही होगा शेयर, तो आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बट ये जो क्वांटिटी है आप इसमें दिमाग मत लगाओ। यदि आप आम निवेशक हो, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं, आप इनकी कंपनी को हर 3 महीने में कौन कॉल सुनो, बट 10 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाले को होल्ड करो, क्योंकि कोई ये जज नहीं कर पाता कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। तो मैं 2 स्टॉक के आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये बोलना आसान है कि फ्री ऑफ कॉस्ट के रख लो या डबल आपका हो सकता है होने में 5 साल लग जाए, तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मल्टीबैगर की यात्रा के लिए पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। दोनों स्टॉक में मैंने काम किया। मैंने जब मार्केट क्रैश हुआ 2020 में, तो मैंने लिखा कि या तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यदि दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जीरो थोड़ी हो जाएगा। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस समय 320 रुपये चल रहा था, जो ऑलरेडी लिस्टिंग के बाद 3 साल बाद ये मिल रहा था। लिस्टिंग तो 900 रुपये में शेयर आया था, 1100 रुपये तक गया था, लगातार गिरता रहा। तो मेरी वो बात फिर सही हो गई कि आप लिस्टिंग के 3 साल बाद लो। अब मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 320 रुपये में लिया। मुझे था कि ये मल्टीबैगर बनेगा, कब बनेगा मुझे नहीं पता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब 300 रुपये का, जब कोरोना के बाद मार्केट चलने लगा, तो बहुत जल्दी 1.25 साल में 600 रुपये हो गया। तो मेरी तो जो स्ट्रेटेजी है कि भले ही मल्टीबैगर हो, मैं आधे बेच के आधे फ्री कर लूँगा। मैंने उसको आधे बेच के आधे फ्री कर लिए कि अब मैं इसको 10 साल तक नहीं बेचूंगा, ये पक्का था दिमाग में। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 4 साल में ही 320 का 22,000 हो गया, 70 टाइम्स। तो जिस स्टॉक को मैंने सोचा था कि ये 10 साल में 50 गुना हो जाएगा, और वो यदि 3 साल में हो गया, तो इसमें मेरी बुद्धिमानी नहीं है, ये मेरा भाग्य है। कोई ये नहीं सोच सकता कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा हो जाएगा, बट ये हो गया। तो मेरे मन में भी आया कि यार जब 10 साल की जर्नी 3 साल में पूरी कर लिए, तो मैंने 17-18 हज़ार में उसको बेचना शुरू किया। ये भी आपको भाव कम दिखेंगे, क्योंकि ये 1 पे 2 बोनस 2 बार दे चुका है, तो 1,000 शेयर के 9,000 शेयर हो गए, इसलिए भाव आपको ये मैच नहीं करेगा। पर जो 22,000 भाव है वो इंक्लूडिंग बोनस वाले भाव है। तो अब ये शेयर जल्दी चल गया, तो लोग मुझे होशियार समझने लगे। उस समय मेरे ट्विटर में 200-500 फॉलोअर थे, फॉलोअर बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने तारीफ करी, तो फॉलोअर बढ़ने लगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि पेशेंस क्यों रखना पड़ता है। मैंने एक अपार इंडस्ट्री जो है वो लिया था, ये सब मैंने ट्विटर पे लिखा था। उस समय सेबी का इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं था, तो मैं ट्विटर पे, लोग खाली ज्ञान लेना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं एग्जांपल के रूप में ट्विटर पे भी लिखता था कि मैंने ये शेयर खरीदा है। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर मैंने ये खरीदा है, ताकि लोग जाने कि मेरी पेशेंस और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैंने अपार इंडस्ट्री 420 रुपये में खरीद के ट्विटर में लिखा कि मैंने ये लिखा और मुझे भविष्य में ये अच्छा लगता है। तो अब अपार इंडस्ट्री 2020 से लेके 2021 तक पूरा मार्केट तेज हो रहा था, पर अपार इंडस्ट्री 420 से 450 पे घूम रहा था।
अब जिन लोगों को अनुभव नहीं है और जो रोज मार्केट देखते हैं वो तो देखेंगे कि पूरा मार्केट चल रहा है, अचरा कचरा शेयर भी चल गया, 10 रुपये वाला शेयर भी 20 रुपये हो गया, पर Correct. इतनी अच्छी कंपनी मैंने ढूंढी पर ये शेयर नहीं चल रहा है, तो वो अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। अब वो शेयर करीब करीब 2 साल में 2.5 साल में डबल हुआ, मैंने फिर बेच दिया उसको डबल होने पे और फिर रख लिया कि आगे 10 साल तक इसको रखना है। संजोग से 5 साल में वो शेयर भी 12,000 हो गया, 10,000 हो गया। तो अब ये 2 शेयर तो लकीली बहुत जल्दी बढ़ गए। मेरे पास ऐसे भी शेयर हैं उस समय के जो अभी भी आधे रेट में मिल रहे हैं। अच्छा। यस, 4 साल से आधे रेट में, पर मैं लगा हुआ हूँ कि ये मल्टीबैगर बनेगा, तो मैं उसके लगातार कौन कौन सुलता हूँ और वो कंपनी की सेल में ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिट नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आज नहीं 6 क्वार्टर बाद आएगा, 2 क्वार्टर के बाद आएगा, जब आएगा मुझे ये पक्का है कि ये ग्रुप अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुझे इसमें इन्वेस्टेड रहना है और जब डबल होगा आधे बेच के आधे फ्री करने। लगता है पेशेंस सही में सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है इन्वेस्टिंग में। सबसे पेशेंस, और ये जो जीरो कॉस्ट करने की थ्योरी है, कितना भी होशियार हो, यदि उसमें कॉस्ट लगी है तो कोरोना आ गया, हर्षद मेहता कांड हो गया, 2000 में .com हो गया, इसमें कहीं ना कहीं आपका माल बिक जाएगा, क्योंकि आपको जब वो गिरते हुए दिखता है तो लगता है कि 800 में प्रॉफिट हो रहा था, अब मेरे 400 भाव में आ गया, अब यहाँ से भी गिर रहा है और नहीं हो जाए, आदमी बेच देता है। करेक्ट। बट ये तो हो गया कि आपने बीएसई को पहचान लिया, अपार इंडस्ट्रीज़ को पहचान लिया, बट वो प्रोसेस क्या है कि आपने स्पेसिफिकली इनको चूज़ किया? दोनों का मैं आपको बता दूं, बीएसई क्यों चूज़ किया। भारत में 2 ही एक्सचेंज है जहाँ स्टॉक मार्केट का काम होता है, तो डुओपोली थी, एनएसई लिस्टेड नहीं था और बीएसई लिस्टेड था। बीएसई में एनएसई के मुकाबले बहुत काम कम होता है, यदि एनएसई लिस्टेड होता तो हो सकता मैं एनएसई लेता, बट चूंकि बीएसई लिस्टेड था तो लिस्टेड कंपनी के अंदर में यही सोच के मैंने सीडीएसएल भी लिया था कि उस समय एनएसडीएल लिस्टेड नहीं था, तो जो कंपनी लिस्टेड है वो उस सेक्टर की अकेली कंपनी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जीरो नहीं हो सकता, ये सोच के मैंने ये पैसा लगाया, क्योंकि अच्छी कंपनी का बुरा समय तो था ही, वर्ल्ड का भी बुरा समय चल रहा था कोरोना के टाइम में। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है किसी भी वजह से, चाहे 2008 का क्रैश हो, चाहे 2000 का क्रैश हो, 2000 के क्रैश में मैंने 35 रुपये में टाइटन खरीदा था जो आज 70,000 रुपये है। तो जब क्रैश होता है तो मेरे दिमाग में केवल और केवल एक चीज़ आती है कि या तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो मेरी ये कंपनी जीरो होने वाली नहीं है। गॉट इट। ये सोच के मैंने पैसा लगाया। फिर जब अपार में हमने पैसा लगाया तो इंडिया में इतनी ग्रोथ स्टोरी चल रही थी, इतने पीएलआई स्कीम आई थी, अपार के जो प्रोडक्ट थे वो मुझे लगा कि बहुत ज़बरदस्त इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उन प्रोडक्ट को देख के मुझे लगा कि इसको लेना चाहिए। पर जो अपार के भाव आए वो तो मैंने 10 साल में कल्पना की थी, वो 4 साल में बीएससी का भी सेम हुआ, तो ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये स्टॉक इतना जल्दी मल्टीबैगर बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, बीएससी जब मैंने लिया था तब एक स्टॉक और लिया था, अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो अभी भी आधा पड़ा है तो मैं इतना होशियार नहीं सकता कि मेरा लिया हुआ हर स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए, बनेगा पक्का, इतना कॉन्फिडेंस है, कब बनेगा ये मुझे नहीं पता। तो अगर इसको एक फ्रेमवर्क की तरह मैप करें, एक जनरल फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्टॉक्स, तो आप कह रहे हो कि ये देखो कि क्या ये स्टॉक एक लिस्टेड तरीके से मोनोपोली है कि नहीं, उसका कोई राइवल काउंटर पार्ट अभी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, या फिर उसके प्रोडक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। यस, उसके प्रोडक्ट्स यदि स्ट्रॉन्ग है तो लिस्टेड कंपनी स्पेस में यदि 10 कंपनी भी हो, मैं ये कहता हूँ कि आपको सबसे पहले सेक्टर देखना है, क्या ये सेक्टर को कोई टेक्नोलॉजी ख़त्म कर सकती है क्या। जैसे मैं अभी बात करता हूँ कि ये लॉजिस्टिक सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है कि भारत अगले 25 साल में ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाला है, टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक सेक्टर को ख़त्म नहीं कर सकती, चेंजेज आ सकते हैं उसमें। आज आपके पास में मोबाइल है, वो आपके घर पे नेट इंटरनेट से नहीं आएगा, ड्रोन से आएगा, तो ड्रोन से भी लॉजिस्टिक सामान तो आपके घर पे आएगा, तो वो सेक्टर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला सेक्टर है। अब आप इसके अंदर में ढूंढो कि यदि इस सेक्टर के अंदर में आगे 25 साल ग्रोथ है तो कौन सी टॉप ग्रुप की कंपनियां अवेलेबल है, पहले उनको देखो, फिर देखो कि ये रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है कि नहीं। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी कंपनी है, पर प्राइस रीजनेबल नहीं है तो ये भी बैड इन्वेस्टिंग है। आई गेस दैट्स वाई जो इन्वेस्टर सिर्फ लो पी दे के इन्वेस्ट करते हैं वो शायद इज़ नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो अगर हम लो पी या लो वैल्यूएशन स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपको आश्चर्य होगा, मैं तो कभी स्टॉक खरीदते समय उसकी पी देखता ही नहीं,
अच्छा। ये पुराना अनुभव ये कहता है कि जब टाइटन राकेश ने 70 में खरीदा था, या जब टाइटन 70 में मिल रहा था, उसका पी रेशियो ही नहीं आता था। इतने सालों से घाटे में चल रही थी कंपनी, अगले 2-5 साल भी पी रेशियो दिखता नहीं था। 200-250 पी रेशियो हुआ होगा, बट वो दिखता ही नहीं था, इतना घाटे में ही कंपनी चल रही थी। तो जो कंपनी घाटे में चल रही है पर कंपनी में आगे ग्रोथ अच्छी है, सेल अच्छी है, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, उसका पी रेशियो क्या देखोगे आप? और जो आप कम पी रेशियो देख के लेते हो, वो डिविडेंड यील्ड कंपनियाँ होती है, जो डिविडेंड तो अच्छा देती है पर उसमें ग्रोथ स्टोरी नहीं होती है, तो आपको पैसा नहीं मिलता। तो पी रेशियो केवल एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि, और ये भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आप 200 की पी पे मल्टीपल ले रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि आप उसमें वैल्यू देखो। और मेरी बात फिर एक आम निवेशक के लिए है, जो शेयर 1000 गुना हो गया, 500 गुना हो गया, उसको महंगाई मान लो। टाइटन 70 का 70,000 हो गया, अब 70,000 में इन्वेस्टमेंट करके ये सोचोगे कि इसके भाव 70 लाख हो जाए, यहाँ से भी 2000 गुना, ये संभव नहीं है। संभव है बहुत लंबे समय में, आपको रिटर्न सालाना 8-10% आएगा। आज HDFC बैंक इतना अच्छा कर लिया, 200 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, अभी भी आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10% रिटर्न आएगा साल का। इसलिए मैं लार्ज कैप में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कभी नहीं करता। केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में वो आइडेंटिफाई करता हूँ जो मुझे लगता है कि अभी इसकी जो वैल्यू है, इससे अगले 15-20 साल में 50-100 गुना हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से हमारी एलोकेशन क्या होनी चाहिए? कितना लार्ज कैप, कितना स्मॉल, कितना मिड? क्योंकि एज यू जस्ट सेड कि आप लार्ज कैप खुद भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं तो लार्ज कैप बिल्कुल नहीं करता, पर यदि व्यक्ति स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ रहा है और उसको अनुभव अच्छा हो चुका है, तो उसे यदि बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो बड़ी वेल्थ जो क्रिएट होगी वो मिड कैप और स्मॉल कैप से होगी। बहुत सिंपल बात बताता हूँ, भारत में 80% लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि शेयर सस्ता और महंगा कैसे होता है। लोग 15 रुपये के शेयर को सस्ता मान लेते हैं, जिसका मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ होता है। 400 रुपये के शेयर को महंगा मान लेते हैं, जिसका मार्केट कैप केवल 3000 करोड़ होता है। आदमी 15 रुपये का शेयर घर में भर लेता है और 400 रुपये का शेयर उसको महंगा लगता है, जबकि शेयर की रियल वैल्यू जो है वो मार्केट कैप से होगी। तो आप 10 लाख के मार्केट कैप की कंपनी खरीदोगे, 5 लाख के मार्केट कैप की कंपनी खरीदोगे, वो कब 50 लाख के मार्केट कंपनी होगी। पर आप 2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी खरीदोगे और भविष्य उसका बहुत अच्छा दिखता है, ग्रुप अच्छा है, और वो यदि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की हो गई, जो सेक्टर की कैपेसिटी होने की, तो आपका 50 गुना हो गया शेयर। करेक्ट। तो आप प्राइस ना देख के आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, और जो पैसा भी इन्वेस्टमेंट करें, मैं मेरे पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा स्टॉक कभी नहीं रखता, और जो मेरे फ्री के स्टॉक हो जाते हैं उसकी मैं गिनती नहीं करता, क्योंकि उन्हें मुझे डे टू डे ट्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी कॉल उनकी भी सुनता हूँ, कंपनी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं वो भी देखता हूँ। कंपनी 2 क्वार्टर लॉस दिखाती है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वीकली SIP के जरिए, कभी लगता है कि मार्केट बहुत ख़राब हो गया तो थोड़ा पैसा ज़्यादा भी डाल देता हूँ, वो स्टॉक को मैं ज़रूर ट्रैक करता हूँ। और आजकल तो मैंने नियम बना लिया कि जो कंपनी कॉल नहीं करती, मैं उस शेयर में पैसा ही नहीं लगाता। ऐसी बात है क्या? यस। तो कॉल आप बहुत रेगुलरली फॉलो करते हो? रेगुलरली, चूंकि 38 साल का अनुभव हो गया, तो पहले हम मैनेजमेंट से मिलते थे, तो जो जानकारियाँ मार्केट में नहीं होती थी, मैनेजमेंट वो हमें जानकारियाँ देता था कि कंपनी का फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अब अच्छी सभी कंपनियाँ कॉल करने लग गई। कॉल के अंदर में वो जानकारी हमको कॉल में मिल जाती है। डिफरेंट तरह के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, FII भी क्वेश्चन पूछती है। इतने सालों के अनुभव से मुझे एक चीज़ पक्की हो गई कि जो मैनेजमेंट बोलता है ना, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता हूँ कि ये फ्यूचर को लेके कितना कॉन्फिडेंट है। पहली बात तो ये कॉल से मुझे समझ में आ जाता है। दूसरी बात, जब मैं कॉल सुनता हूँ, उसके पहले के 3 कॉल जरूर स्टडी करता हूँ कि पहले 3 कॉल में जो इसने वादा किया था वो निभाया कि नहीं, वो ओवर प्रॉमिस, अंडर डिलीवर किया है कि वो नहीं। सब चीज़ें उसमें मालूम पड़ती है। तो ये मेहनत मैं मेरे जो रेगुलर स्टॉक खरीद रहा हूँ उसमें जरूर कर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए उसमें मुझे ये भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कॉल और उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखता हूँ, यदि कंपनी में कोई लफड़ा है, टेक्नोलॉजी से सेक्टर खराब हो रहा है, मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है, तो भले मैं उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता हूँ, वरना मैं उसको 10 साल के लिए छोड़ देता हूँ। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि आप बोलोगे कि कॉल में ये चीज़ें नोटिस करनी है जो बहुत फंडामेंटल एनालिसिस से रेलेवेंट है, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज या बॉडी लैंग्वेज इतनी अंडररेटेड चीज़ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट इट। आम निवेशक है जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा,
इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सारी बातें आम निवेशकों के ज़्यादा काम आएगी। जो इस चीज़ों को समझ में नहीं पाया या उसको एक अनुभव के साथ समझ में आएगी, यदि उसने टाटा महिंद्रा जैसे मैनेजमेंट की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, गोदरेज जैसे या जो भी पुराने ग्रुप है, वहाँ पर उससे ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि वो कितना ज़्यादा बोलेगा। ये लोग जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। और जो नए मैनेजमेंट है जिनको अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे करना होता है, वो 3 महीने में अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे करने की जगह जरूर से ज़्यादा बोल जाते हैं और 3 महीने बाद टाइट है फिस। सही बात है। एक और कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स अक्सर यूज़ करते हैं वो है एवरेजिंग डाउन, ताकि वो एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक को कम से कम कर पाए। लेकिन जब एक स्टॉक गिरने लगता है ना, फिर डर भी लगता है कि ओ ये शायद और ना गिर जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा आपने ये। एवरेजिंग डाउन हमें किस सिचुएशन में करना चाहिए? यस, आप जितने लोगों को, महानुभावों को, महाविशेषज्ञों को सुनोगे शेयर बाजार में, लोग जनरल में एक बात कर जाते हैं, कभी स्टॉक को एवरेज मत करो, गिरते हुए को एवरेज मत करो, बढ़ते हुए को एवरेज मत करो। ये बोलना बहुत आसान है, बढ़ते हुए को एवरेज करने वाले 1% लोग भी नहीं है, सब गिरते हुए एवरेज करते हैं। ये जो कहानी है कि गिरते हुए को एवरेज मत करो, ये केवल उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग या एफ&ओ में काम करते हैं। उन्हें गिरते हुए शेयर में एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। मेरा जैसा फंडामेंटल रिसर्च करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति जब इतना सब रिसर्च कर लिया, उसके बाद जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो शेयर के जितने बढ़ने की खुशी होगी, मुझे गिरने की उतनी ही खुशी होती है। फिर अपन बीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने बीएससी कोरोना से पहले खरीदा 600 रुपये में, ये सोच के कि ये बढ़िया कंपनी है, जीरो नहीं होने वाली है, और मार्केट क्रैश हो गया और बीएससी 300 हो गया। ठीक है, अब यदि उसका कन्विक्शन स्ट्रांग है कि यार ये कंपनी जीरो नहीं होने वाली है, तो यदि वो 600 से 300 हुआ या 350 हुआ, वो एवरेज करेगा तो फायदे होगा, क्योंकि उसको तो 10 साल रखना है। तो जब आपका फंडामेंटल रिसर्च हो, लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में हो, तो बिल्कुल एवरेज करना चाहिए, जब तक आपके मन में ये डर नहीं हो कि ये कंपनी जीरो होने वाली नहीं है। तो मैं तो मेरे हर रिसर्च किए हुए स्टॉक को गिरने पे बिल्कुल एवरेज करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरी सोच ही कि उसको 10 साल रखना है। यदि जिसने 600 में लिया, 300 में उसने एवरेज किया, तो मान लो उसकी सारी एवरेज 450 हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी एवरेज निकालो ही मत। जो 600 में लेने वाला शेयर लिया था उसको अलग कर दो। जब आपने 300 में जो शेयर लिया, वो जैसे ही 600 उसको बेच दो, तो आपका 600 वाला शेयर फ्री हो गया। हमेशा जीरो कॉस्ट के स्टॉक को 10 साल रखोगे तो मल्टीबैगर आपके पास बचेगा, वरना नहीं बचेगा। ज़ीरो को सुन के अच्छा लगता है दिल में कि चलो फ्री हो गया अब ये स्टॉक। Yes. तो अब आपके पास बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे स्टॉक्स हैं, क्या आप वो प्रॉफिट को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? नहीं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं करता। कई बार कुछ स्टॉक ज़रूर से जल्दी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे जाते हैं, तो मैं ज़रूर उसको इनकैश करता हूँ। उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली मैंने, मुझे लगता है कि यार ये स्टॉक मार्केट से निकाल के पैसा कहीं और एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, तो वो कर लेता हूँ। पर जनरली मैं मेरे फ्रीडम के लिए मैं जो पैसा साल में कमाता हूँ, वो फ्रीडम वाले पैसे को अब अलग ही रखता हूँ, उसको स्टॉक मार्केट डाल। मैं स्टॉक मार्केट में तो ये सोच के डालता हूँ कि अगले 10 साल मुझे कितनी इमरजेंसी आ जाए, मेरा स्टॉक से पैसा मुझे नहीं निकालना है, तो वो पैसे को मैं अलग ही रखता हूँ। हाँ, अच्छा। मैं एफडी नहीं करता, पर मैं पीपीएफ हर साल 1.5 लाख रुपए डालता हूँ। मैंने मेरा सफिशिएंट इंश्योरेंस किया है, प्लानिंग मैंने सारी कर रखी है, पर है वो इक्विटी के थ्रू। मुझे मजबूरी में इक्विटी बेचना पड़े ऐसा कोई काम नहीं करता। ओके। और गोल्ड में मैं पैसा रखता हूँ इंश्योरेंस जितना, या जब भी मुझे लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक करके अभी कहीं लगाने की गुंजाइश नहीं है, तो मैं रखता हूँ। पर आपको ये बताऊँ, मुझे ये भी अब जरूरत नहीं पड़ रही पिछले 2 साल में कि मुझे पैसा गोल्ड में डालने के लिए चाहिए, क्योंकि इन 2 सालों में जो मार्केट तो बढ़ा है, पर स्टॉक सारे नहीं बढ़े। अभी आप देखोगे कि मार्केट लगभग हाई के पास है। सितंबर 2024 में मार्केट ने जो हाई बनाया लाइफ टाइम, उसके आसपास आ गया। बीएससी 1000 पॉइंट और बढ़ जाएगा तो लाइफ टाइम हाई के पास आ जाएगा, और निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ेगा तो आ जाएगा, और मिड कैप तो लगभग आ गया। अब आज के डेट में लोगों की समस्या क्या है? 95% लोगों की समस्या ये है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे आ गए हैं, पर मेरा पोर्टफोलियो अभी भी रेड है। सही बात है। ये क्यों है? Yeah. ये इसलिए है कि अभी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। जो कंपनियां अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, जो कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो लगातार बढ़ रही है,
और जो कंपनियां कितनी भी अच्छी है पर रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो लगातार गिर रहे हैं। तो आज मैं जो बोलता हूँ अच्छी कंपनी का बुरा समय, मैंने भी यदि कोई स्टॉक ऐसा लिया है कि जो अच्छी कंपनी है पर समय बुरा है तो वो भी नहीं बढ़ रहा है अभी, पर मैं उसके अच्छे समय का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, आदमी देखता है सेंसेक्स निफ्टी, खरीदता है स्मॉल कैप है, तो वो कंपेरिजन उसका गड़बड़ हो जाता है। तो हमेशा अपने इंडेक्स से कंपेयर करो तो आपको सही दिशा मिलेगी। सर, आपका लगभग 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था आपका एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था? वर्स्ट में मैंने जो गलतियां जीवन में करी वो 1986 से जब स्टार्ट किया था, 87 से, और 2000 तक मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत गलतियां करी, या ये समझ लो केवल गलतियां ही गलतियां करी और पैसे को जीरो किया। मैं एफ&ओ तब भी नहीं करता था, एफ&ओ मैंने आज तक नहीं किया। तो वो जो गलतियां थी मेरी, वो गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं लोगों की तरह टिप लेके शेयर बाजार में पैसा लगाता था। अब वो टिप वाले मामले में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपको ये लगेगा कि शेयर बाजार में कई बार दिमाग वाले नहीं कमा पाते, टिप देने वाले नहीं कमा पाते, पर यदि लेने वाला बिल्कुल समझदार नहीं है, बिल्कुल शेयर बाजार को नहीं समझता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाता है। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूँ इसका, हाँ, और ये please explain। प्रैक्टिकल घटना है और ये रियल घटना है। ठीक है। 1998 और 99 के पास में, क्योंकि मैं उस समय मैं भी लोगों से टिप लेके और इन्वेस्टमेंट करता था, तो मैं बीकानेर मेरे बड़े ब्रदर की शादी में गया था। तो उस समय में चूंकि मैं स्टॉक मार्केट करता था और स्टॉक मार्केट लोगों में बड़ा वो था कि कोई स्टॉक मार्केट का जानकार मिल जाए तो लोग उसको घेर के बैठ जाते थे। तो हम ब्रदर की शादी में गए थे, ऐसे सब दोस्त लोग बैठे थे, तो सब ने बोला कि और बसंत आजकल क्या खरीद रहा है। तो उस समय तो सेबी का इतना लफड़ा था नहीं, तो मैंने कहा यार भाई साहब की खबर है, हिंदुस्तान जिंक जो है अभी 13-14 रुपये मिल रहा है, ये 500 हो जाएगा। अब भाई साहब बम्बई वाले सब लोग जानते हैं कौन है, और बीकानेर वाले लोग भी सब जानते हैं कौन है। तो उस ज़माना यही था उस समय कि जिसके पास जो खबर आगे देनी होती थी वो राकेश जी का नाम लेके खबर देता था, भाई साहब का नाम लेके खबर देता था, तो आदमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए। भले ही भाई साहब ने वो खबर दी कि नहीं दी मुझे भी नहीं मालूम है, वो 4 लोग पान वाले के पास इकट्ठे हुए, वहाँ से खबर चला दी, हमारे तक पहुँची, भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा, और जो पहली खबर भाई साहब के नाम से पहुंचती है वो तो पहुंचती है कि 15 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक, वो हमारे तक पहुंची, वो 400 हो गई, हमने जिसको बताई वो 500 कर दी, तो वो 100 के 500 तो ये बीच में के लोगों ने कर दी, और भाई साहब ने बताया भी नहीं, बताया किसी को पता नहीं। तो मैंने वो शादी में बोला कि भाई साहब की खबर है पक्की, 15 रुपये का हिंदुस्तान जिंक 500 रुपये हो जाएगा। अब उस समय तो ये प्राइवेट हुआ नहीं था, वेदांता ने लिया नहीं था उसको। अब एक मेरे ब्रदर का दोस्त वो खड़ा खड़ा सुन रहा था, तो जब सब बातचीत होके चले गए तो वो मेरे पास आया कि यार बसंत, मारवाड़ी ने पूछा कि मैं भी ले लूँगा ये शेयर। मैंने कहा तू शेयर का काम करता है क्या? तो उसने बोला कि नहीं शेयर का काम तो मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने कहा भाई जब नहीं करता तो क्यों ले रहा है? अरे बोले यार जब तू बोल रहा है, तेरे ऐसा होशियार आदमी, हम इतने सालों से देखते हैं कि यार बसंत इतना होशियार है, तो फिर 500 हो गई होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, मेरे पास भी खबर पीछे से आई है, पर तेरी इच्छा है तो तू ले ले। तो मैंने तो उतना बोला और भाई साहब की शादी हुई और मैं मेरे घर आ गया। अब हमने तो उस समय 1500 शेयर लिए थे, वो भाई साहब ने 1000 शेयर लिए। चूँकि उस समय ये मोबाइल था नहीं तो बातचीत होती नहीं थी, तो हमें पता भी नहीं कि उनने ले लिए, और जिनने ले लिए वो बातचीत से कहीं ना कहीं पता कर लेते, तो वो शेयर 15 रुपये का 5 रुपया हो गया। ओह नो। 5 हो गया तो हमको वही घाटे में बेचने की आदत थी नहीं, बड़ी मुश्किल से धीरे 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 15 आया। फिर वेदांता लिगवार जी ने जब वो कंपनी ले ली, भारत सरकार ने दी, तो धीरे धीरे 25-30 पहुंचा। हमने बोला बेचो गंगा नहाओ, कोई फ्री नहीं कुछ नहीं, सब बेच दिए। जो जान पहचान वालों ने कहीं में लॉस में बेच दिए, सब बेच दिए। अब वो जो बंदा था वो शेयर बाजार बिल्कुल नहीं समझता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो उसने क्या किया कि जब वो 15 का 5-6 रुपये हुआ तो उसने सोचा कि यार ये बसंत ने बोला है, मतलब ये तो 500 पक्का होगा। उसने और लिया। अब वो शेयर चले नहीं और वो और लेता जाए, 15,000 शेयर इकट्ठे कर लिए उसने, 5, 10, 12 सब भाव में लेता गया, और एक ही दिमाग में, अच्छा कोई कनेक्शन हो नहीं रहा, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। ओहो। अब आप देखो कि ये जब अनिल अग्रवाल साहब ने ये कंपनी ले ली, उसके बाद मैं कोई 12-13 साल बाद बीकानेर गया और मुझे वो एक मंदिर में टकरा गए। पुंडरासर बाबा का हमारा मंदिर है, हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ वो टकरा गए। पुराने बसंत इतने सालों बाद मिला, कैसा क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब कुछ। मुझे तो याद भी नहीं कि उसने लिया था, क्योंकि उसी वजह काम करता नहीं था तो मैं उससे बात भी नहीं करता था। उसने बोला यार बसंत तूने मुझे एक वो शेयर बताया था ब्रदर के शादी के समय में, तो वो बेच दूं क्या? मैंने कहा कौन सा शेयर बताया था? बोले वो हिंदुस्तान जिंक।
मैंने कहा तेरे पास पड़ा है क्या? अरे बोले मैंने तो 1,000 लिए, जब वो 5 रुपया हो गया तो मैंने कहा यार बसंत इतना होशियार है, स्कूल में हमेशा टॉप करता रहा है बचपन से, तो पक्का ही 500 होगा, मेरे को तो तेरे पे कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा 500 में बेच दिया क्या? अरे बोले तेरे पूछे बिना कैसे बात था, तू मिला ही आज है। मैंने उसके हाथ जोड़े, उसके पास 15,000 शेयर हो गए थे, 1,300 रुपये के भाव थे Oh, हिंदुस्तान जिंक के, जो उसने 5 रुपये और 15 रुपये में लिए। मैंने कहा damn. भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे मंदिर में दर्शन कर और भगवान को प्रसाद चढ़ा और कल ही सारे शेयर बेच दे क्योंकि हम तो 15 में निकल चुके थे। अब देखो उसने लिया, वो लगभग बॉटम बन गया, और मैंने जब बिकवाया उस समय का वो टॉप था। तो ये कोई उसकी बुद्धिमान तो हम थे जो 15 में बेच के चले गए, पर उसने कोई अक्ल नहीं लगाई। उसका वो शेयर 1,300 रुपये के एवरेज में बिका। वो बरसों से ऊन की ट्रेडिंग करता था, वुलन की। उसने उस पैसे से 4 फैक्ट्रियां लगाई वुलन की, जो केवल ट्रेडिंग करता था। Wow. और शहर में उस व्यक्ति का ऐसा नाम हो गया कि वो शहर का अरसद में था, वही है, वो इतना इंटेलिजेंट ये वो। अब ये हुआ एक पार्ट कि उसने बिना दिमाग के इतना पैसा कमा लिया। अब दूसरा पार्ट, अब उन भाई साहब ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि आप कमा ली तो होशियार हो, पूरा गांव आपको होशियार बता रहा है। तो उनके संपर्क में वो लोग आने लगे जो F&O कर लो, ट्रेडिंग कर लो, NCDEX में गोल्ड सिल्वर कर लो। वो भाई साहब ने देखा कि यार इतना पैसा कमा ही लिया, फैक्ट्री अच्छी चल रही, सब कुछ चल रही है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेडिंग करनी शुरू, तो ट्रेडिंग में भी पैसा आया। फिर सोना चांदी करना शुरू कर दिया। ऐसा करते 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 जब मार्केट क्रैश हुआ किसी कारण से और इनके इतने सौदे खड़े थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। ओह, तो जब अक्ल नहीं लगाई तो इतना पैसा कमाया, जब पैसा आ गया तो F&O सट्टा करने लगे, सब पैसा बर्बाद हो गया। आज जो ट्रेडिंग वाला पैसा करते थे वो भी बिजनेस खत्म। ये इसलिए मैं ये लोगों से कहता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल मत करो। जब अब सेबी के आंकड़े हैं आ रहे हैं कि 95% लोग लूजर Loss होते making, हैं, हाँ। तो क्यों करना। और मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ आज, सेबी ये जो आंकड़ा आता है ये परसेंटेज में आता है कि 95% लोग F&O में, ट्रेडिंग में या इंट्राडे में लूजर होते हैं, 5% लोग प्रॉफिट करते हैं। मैं आपको इससे हट के बताता हूँ, ये तो परसेंटेज में आंकड़ा हुआ। अब सेबी ने जो 5% लूजर बोले, जो इस साल का आंकड़ा निकाला कि 100 लोगों ने पैसा F&O किया, राम श्याम गणेश मोहन राधा इनने लूज किया, तो सेबी का 5% का आंकड़ा आ गया इस साल का। हाँ। अब ये राम श्याम मोहन गणेश राधा है, ये अगले साल लूजर हो जाएंगे, नए 5 आ जाएंगे। तो वास्तव में तो किसी ने नहीं कमाया। हाँ, जो इस साल 5 कमाए वो अगले साल में लूजर, अगले साल के अगले साल जो कमाए अगले 3 साल में लूजर। इसलिए मैं कहता हूं कि F&O ट्रेडिंग में होशियार उसी दिन समझना अपने आप को जब 10 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी आपने अच्छा पैसा कमा लिया हो। 10 साल में एक पूरी साइकिल हो जाती है, मार्केट क्रैश होना, कोरोना, 2008, हर्षद मेहता सब आ जाते हैं 10-12 साल में। उसके क्रैश के बाद भी आपने पैसा ट्रेडिंग में कमाया है, तो फिर आप जो है वो अच्छे ट्रेडर हो। फिर आप उस 1% में जाओ। आम निवेशक को उस 1% में जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बार बेच के और पैसा ही नहीं बचे तो इन्वेस्टमेंट में क्या करेगा। बेटर है इन्वेस्टमेंट के तरीके को अपनाओ और शांति से बढ़िया जीवन जियो। राइट, ये तो नेक्स्ट लेवल एपिक स्टोरी है। यस, और मैं आपको इसी स्टोरी में एक और उदाहरण देता हूँ। ये एक समय होता है 2000 से पहले, सन 2000 से पहले समझदार लोग कम कमा पाते थे और कम समझदार ज़्यादा क्यों कमा पाते थे, इसका भी एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे बीकानेर में जो लोग 8वीं 9वीं क्लास में फेल हो जाते थे, 9th क्लास में फेल हो गया तो घर वाले उनको बम्बई भेज देते थे। बम्बई में कुछ ग्रुप ऐसे थे जो बीकानेर के ग्रुप थे, वो शेयर मार्केट के में ट्रेडिंग कराते थे। और ट्रेडिंग भी जैसे आजकल अल्गो ट्रेडिंग होती है ना कंप्यूटर से, वैसी ट्रेडिंग मैनुअल होती थी। आप मज़ेदार सुनो ट्रेडिंग का इतना कैसा। उस ट्रेडिंग के अंदर में जो सेबी बोलती है 95% लूजर होते हैं, उसमें मैं बोलता हूँ 75% लोग पैसा कमाते थे ट्रेडिंग में। पर वो सब 9वीं क्लास पास लोग कमा पाते थे, क्योंकि उनको ये कोई मतलब नहीं होता था कि टिस्को स्टील बनाता है कि सीमेंट बनाता है।
उन्हें टिस्को में ट्रेडिंग करनी है वॉल्यूम के अंदर में, उसका सिस्टम बताता हूँ मैं आपको। ये 2000 से पहले होती थी और उन लोगों ने खूब पैसा कमाया। आज भी बॉम्बे में वो 9th क्लास पास लोग खूब पैसा कमा के बैठे। बाद में उनको अक्ल देने वाले आ गए और वो इन्वेस्टमेंट करके और अपने पैसे को बढ़ाया। पर वो ट्रेडिंग का जो तरीका है, वो तरीका आप सुनो कि आज का कंप्यूटर फेल है उसके आगे। वो तरीका ऐसा है कि जब ये 9वीं क्लास पास वहाँ जाता था तो सबसे पहले उसको 1 महीने की ट्रेनिंग होती थी, फिर उसको भाव देखना सिखाया जाता था। तो सबसे पहले वो 3 टेबल लगती थी। एक चेयर के ऊपर में स्क्रीन सामने है, बंदा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला है वो NSE में ट्रेड करेगा। बीच में वो भाव देने वाला जो नया नया आया है, सीख गया है, वो केवल भाव देने की बात करेगा। और बगल में एक BSc वाला बैठेगा जो BSc में ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, जो कंपनी इन तीनों को बैठा रही है, जो प्रॉफिट लॉस होगा 50% कंपनी का, 50% में इनको बढ़ जाता था। यानी कि जो भाव दे रहा है उसको 10% और जिन्होंने ट्रेड किया है उनको 40%, ये 100% पैसा ऐसे बढ़ जाता था। ठीक है। अब वही ट्रेडिंग कैसे होती थी कि टिस्को का भाव चल रहा है 501 रुपया। सुबह सुबह अनाउंसमेंट होता था कि आज टिस्को में वॉल्यूम ज़्यादा है। जिन शेयरों में वॉल्यूम होता था उसी शेयरों में ये ट्रेडिंग करते थे। अनाउंस हो गया कि आज टिस्को में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और लोग उसमें 5-7 शेयरों के नाम अनाउंस हो जाते थे। अब जो भाव देने वाला है वो टिस्को के 20 शेयर एक एक शेयर करके लगाता था कि एक रुपये 5 पैसे में, 1 रुपये 10 पैसे में, 1 रुपये 15 पैसे, 5-5 पैसे में 501 से लेके 502 तक के भाव लगा दिए। ऐसे ही 501 से 5-5 पैसे नीचे में 500 तक भाव लगा दिए। हमें जो स्क्रीन में भाव दिखते हैं उसके अंदर सौदा एक्चुअल में दूसरे भाव में हो चुका होता है, तो रियल टाइम भाव नहीं होते। तो ये भाव देने वाला जो काम करता था, बगल में दोनों आदमी खाली उसकी टोन पे ट्रेडिंग करते थे। वो भाव देने वाला बोलता, जैसे मान लो स्टॉक बढ़ रहा है तो 1 रुपये 5 पैसे का अंदर भाव होता रहता था। तो 5 का गया, 10 का गया, 15 का गया, 20 का गया, 25 का गया, 30 का गया, 40 का गया, 50 का गया, 60 का गया, 70 का गया, 80 का डाउन। तो ये जो NSE BSE में बैठे हैं ये लोग कंटिन्यू उसकी आवाज़ पे शेयर खरीदते। जैसे वो डाउन बोलता था बटन दबा के सारे शेयर बेचते थे। इनको पता ही नहीं होता था कि हमने कमाया कि क्या खोया। इनके इस कीबोर्ड पे केवल वो 5 बटन होते थे जिससे ट्रेड करने, बाकी कीबोर्ड खाली कर लेते थे कि वहीं पर सामने स्क्रीन में देख के काम कर रहे हैं। जैसे वाला गया एक साथ पूरा सौदा काट दिया आपने, फिर देखते थे कि मुझे कितना पैसा आया है। इनको कोई मतलब नहीं नीतीश को क्या बना रही। उस 1 मिनट के अंदर अंदर या आधा मिनट के अंदर अंदर ये सौदा ले बेच के खत्म कर देते थे। ओह, स्कैल्पिंग जिसको कहते हैं। यस, तो ये लोग पैसा रियल कमाते थे। ओह। अब मान लो इनमें से भी किसी ने पैसा खोया, 25% पैसा इनमें से भी खोते थे, तो उसको हटा के, क्योंकि मालिक तो चाहता था मुझे 50% प्रॉफिट मिले, लॉस नहीं मिले, तो जैसे ही किसी ने 50% 15 दिन तक लगातार लॉस किया तो लॉस मालिक को भी हुआ साथ में, तो उसको भाव देने बैठा देते थे कि भाई तू थोड़ा दिन में भाव दे, तेरे हाथ नहीं चल रहे। राइट। और जो भाव दे के एक्सपीरियंस हुआ उसको उस टेबल पर बैठा देते। ऐसे आज भी मैं उन लोगों को जानता हूँ जो 9th क्लास पास है, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं बॉम्बे के अंदर में, और अब वही पैसे को इन्वेस्टमेंट करके और करोड़ों कमा रहे हैं। दैट्स क्रेजी। मतलब इनडायरेक्टली लाइफ ही सेट हो गई इनकी। यस। तो ये तो थे कुछ बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो तो हमने समझ लिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका क्या था? मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो उस समय बहुत हुए, जैसे टाइटन था, MRF था, ये मेरे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे। बट उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। मैं 2002 के अंदर में जब इंश्योरेंस एडवाइज़र बना और मेरे पास पैसा आने लगा तो मैंने इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट किए। पर 2006-7 में मेरे पास इन पैसों से 32 लाख रुपए बन गए, और मैंने 32 लाख रुपए कभी देखे नहीं एक साथ। एक तो जॉब छोड़ के मैं तो इंदौर आया था, तो 32 लाख रुपए जो बन गए, मुझे लगा कि मैं इंदौर के पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। मैंने वो सारे शेयर एक दिन में बेचे। ओह। एक दिन में सारे शेयर बेच दिए और बेच के मैंने एक अच्छा फ्लैट खरीदा। वो जो फ्लैट खरीदा वो मैंने अभी बेच के नया फ्लैट बेचा तो नहीं है, पर मैंने नया फ्लैट एक और खरीद लिया। आज से 2 साल पहले जिन शेयरों को मैंने बेचा था उनकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी। MRF मैंने 1000 में बेचा, मेरा अच्छा डिसीजन था, पर आज 1,50,000 के भाव है। टाइटन मैंने 800 में बेचा, टाइटन आज 70,000 के भाव है। ओह नो, ये बेस्ट। और मेरे पास वो दोस्त भी है जिनको मैंने दिलाए थे, आज तक पड़े उनके पास टाइटन। ओ भाई, मतलब 70,000 7 करोड़ रुपए आज। ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बट मेरे पास पैसा नहीं, तो मुझे इसका दर्द बिल्कुल नहीं है। भाई मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने बढ़िया फ्लैट खरीद के मैंने क्लब की मेंबरशिप ली, तो मैं क्लब में अच्छा जीवन जिया। अब मेरे पास में इस तरह का प्रॉपर्टी खरीदनी या कोई इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो अब मैं मेरे बच्चे को बोलता हूँ कि यार अब जो है, यदि पिछले 20-25 साल में किसी को पता नहीं था कि एक देश का प्रधानमंत्री आएगा, वो देश को ऐसा आगे लेके जाएगा कि मार्केट इतना बढ़िया हो जाएगा, बट अब तो पक्का हो गया है कि 2047 में भारत विकसित होगा। यदि भारत विकसित 2047 की जगह 2057 में भी हुआ तो ये विकासशील देश से विकसित की यात्रा शुरू होगी। अब कोई भी पार्टी आ जाए, कोई जीएसटी हटने वाला तो है नहीं, तो एक फ्रेमवर्क में इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और ऐसे ही आगे कंटिन्यू बढ़ती रही तो आप दावा करता हूँ मैं, जो स्टॉक पिछले 20 साल में 100 गुना हुए, मैं बोलता हूँ आज भी कोई अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे तो आज भी आपको टाइटन और एमआरएफ मिलेंगे जो अगले 25 साल में 100 गुना नहीं 500 गुना होंगे। क्योंकि आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लेना, विकासशील से जो विकसित की यात्रा है 25-30 साल 35 साल की, इस पीरियड में जो स्टॉक मार्केट तेज होके जो रिटर्न देता है इन्वेस्टर को, वो एक अकेला विकसित देश 30 साल तक ऐसा रिटर्न नहीं दे सकता। जापान आपके सामने उदाहरण है। दैट्स वाई इमर्जिंग इकोनॉमीज में ज़्यादा स्कोप होता है रिटर्न लेने का, क्योंकि डेल्टा ज़्यादा होता है, एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज वही के वही रह जाते हैं, स्टैग्नेट करते हैं। आज आपको बढ़िया रिसर्च करने के साधन मिल गए। कौन को लोग, उस समय में लोगों पे डिपेंड होना पड़ता था, कंपनी में जाके मिलना पड़ता था, जो पेपर में लिख के आ गया और उसी को ईपीएस देख लिया और ईपीएस देख के सीधे पैसा लगा दिए। मालूम पड़ा 3 महीने बाद 50 जो ईपीएस दिखा रहा था दलाल स्टेट, वो 3 महीने 4 महीने बाद अचानक जीरो हो गया। ये एक मेरा वर्स्ट डिसीजन और बता दूं आपको मैं। मैंने उस समय में ईपीएस भी देखा करता था। मैंने भारतीय शिपयार्ड, अकेली टॉप कंपनी थी, बढ़िया कंपनी थी, 2-3 कंपनियां थी शिपयार्ड के अंदर में, मैंने इसका ईपीएस देख के 900 रुपये से गिरा और 300 रुपये में खरीद लिया। क्योंकि उस समय तो इंटरनेट पे तो कहीं देखने मिलता नहीं था, दलाल शीट खोलते थे, ईपीएस देखा 50 रुपया 60 रुपया, बढ़िया कंपनी, बढ़िया प्रॉफिट दिखा रही है, लगा दिया पैसा। अचानक 6 महीने बाद देखा ईपीएस भी जीरो हो गया, कंपनी भी जीरो हो गई। सक्सेस स्टोरीज तो बथेरे मिलेंगे, लेकिन ताकि व्यूअर्स भी ये बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना ले, वो क्या साइंस है या रेड फ्लैग्स हैं जो एक स्टॉक से बिल्कुल हमें दूर रहने चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, और ये आम निवेशक जरूर सुने इसको, और एक बार नहीं 4 बार सुने। कुछ पॉइंट्स हैं जो एक आम निवेशक को जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि यदि आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, आप एसआईपी करें और पैसा डालें। यदि आपके पास समय नहीं है खुद रिसर्च करने के लिए, आप कुछ और काम कर रहे हैं तो, पर चूंकि आप कुछ और काम भी करें और आप स्टॉक मार्केट को समझते भी हैं, बेसिक फंडामेंटल रिसर्च आप कर भी सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करें, कसम खा लें कि सोशल मीडिया और टीवी पे जितनी स्टॉक खरीदने की टिप आती है वो जिंदगी में कभी नहीं खरीदूंगा स्टॉक्स। पहला काम ये करें। क्योंकि आप ये देखना कि जो टिप आती है उससे कभी कोई आज तक बड़ा पैसे वाला नहीं बन पाया। दूसरी चीज, यदि नया निवेश कर रहे हो तो इन ग्रुपों के अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पहले इन ग्रुपों की कंपनियों में पैसा लगाएं, बड़ी ग्रुपों की कंपनियों में, जो सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है उसमें पैसा लगाएं और बैठे रहें। पैसा लगा के डबल होने का इंतजार करें और वीकली एसआईपी करें तो आपको एवरेज आउट हो जाएगा। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लोन में लिया हुआ 1 रुपया स्टॉक मार्केट में कभी मत लगाना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बहुत तकलीफ से बाहर निकला। मैंने हाउसिंग लोन लिया, मैंने कार लोन लिया, पर मैंने इसके अलावा जीवन में आज तक कोई लोन नहीं लिया। किसी दोस्त से 100 रुपये उधार भी नहीं लिया। मेरे पिताजी ने कसम दिलाई थी शुरू से कि जीवन में कभी 1 रुपया उधार मत लेना। और मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने शेयर बाजार में उधार का पैसा नहीं लगाया है तो कोई आपको जीरो नहीं कर सकता, बशर्ते टिपों पे काम नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि बढ़िया काम करो आप। ये जितने लोग ज्ञान बेचते हैं इनको सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक जितने बड़े इन्वेस्टर भारत में हुए हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, चाहे राकेश झुंझुनवाला, चाहे रमेश दमानी, चाहे रामदेव अग्रवाल, मधु केला, रिदम देसाई, जितने अच्छे इन्वेस्टर हैं या जितने नॉलेजेबल लोग हैं, ये कभी आपको ज्ञान बेच के पैसा कमाते हुए नहीं दिखेंगे। तो जो वास्तव में कमाने वाले हैं ना, वो ज्ञान कभी नहीं बेचते। सबसे बढ़िया तरीका है इन सीनियर लोगों को, इनके अनुभव को सुनो। या एस नरेन आईसीआईसीआई वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, आप इन लोगों को सुनो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसको सुनना चाहिए। आज जैसे मनीष चौखानी, अरे सुनने का दिल करता है, रमेश दमानी को हमेशा सुनने का दिल करता है, कोई इंटरव्यू में नहीं छोड़ता इनका, रिदम देसाई को हमेशा सुनने का दिल करता है। आप इन लोगों को सुने और आपको लगे कि कौन सा व्यक्ति नया जिसको मुझे सुनना चाहिए,
तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो व्यक्ति सोशल मीडिया या टीवी में स्टॉक खरीदने की, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदने की सलाह न दे, केवल उसको सुनो। लिटमस टेस्ट यही हो गया फिर। यस, तो आपको यदि फंडामेंटल रिसर्च करके और नॉलेज बढ़ाना है तो आप स्टॉक मार्केट में लगातार अनुभवी लोगों को सुनते रहें। अनुभव किताबों से नहीं आ सकता, आपको जल्दी मिल सकता है। हमें जो रिसर्च करने में 2000 से 2010 में जो 2-2 साल लगते थे, उसके लिए अब एआई आ गया है, इतने नेट पे आपको चीज़ें उपलब्ध हो गई, हो सकता है आप वो 6 महीने रिसर्च कर लो, पर उस साइकोलॉजी पे पकड़ तो आपको अनुभव के साथ आएगी। करेक्ट करेक्ट। आप रॉन्ग हो जाओगे। जैसे ही आपने रिसर्च किया और 600 का स्टॉक 300 हो गया, आपका रिसर्च साइड हो गया, आपको अपने आप ही डाउट होने लगा कि यार मैंने गलत कर लिया, पैसे आते होगे। तो आप ये जो शेयर का गिरना और बढ़ना है, इसको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ना समझे, रिसर्च करें और बैठे रहें। ये डाउट के बारे में मैं डबल क्लिक करती हूँ। कई बार क्या होता है कि स्टॉक प्राइस हमने पूरी रिसर्च की है, ठीक है, शेयर पे फुल कन्विक्शन है, लेकिन शेयर प्राइस फिर भी गिरने लगता है, तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अधिकतर लोग शेयर मार्केट में इसलिए दुखी रहते हैं कि वो नॉशनल प्रॉफिट नॉशनल लॉस को ही प्रॉफिट लॉस समझ बैठते हैं। दुखी भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, हाथ में उनके कुछ नहीं आता। फिर बीएससी का उदाहरण लेते हैं। 600 में जिसने बीएससी लिया, उसने 800 का भाव देखा और बहुत खुश, फॉरेन यात्रा पे चले गए साहब, बेचा नहीं है, चले गए यात्रा पे, 800 हो गया, बढ़िया पैसा आ रहा है। जब फॉरेन से वापस आए, कोरोना आ गया, बीएससी 300 हो गया, तो खर्चा किया वो अलग, खुशी गई अलग। अब वो भाव 300 के दुखी हो गए, और मेरे तो 50% कैपिटल खत्म हो गई। भाई तुमने 300 में बेचा थोड़ी है, बेचेगा तो 50% कैपिटल खत्म है। तो ये नॉशनल लॉस और नॉशनल प्रॉफिट से बाहर आए। जब आपने कोई शेयर बेचा ही नहीं तो काहे का प्रॉफिट, और बेचा नहीं तो काहे का लॉस। तो जो आदमी इस पर टिका रहा और इस चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ, वो आदमी तो 600 तक का भाव देखता है। पर जो आदमी भाव देख के प्रॉफिट लॉस समझता है, तो वो जैसे ही 600 आता है बेच देता है। तो आप मान के चलो, या तो शेयर 600 आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो रोक के रखा है कि मैं घाटे में बेचूंगा नहीं, हो सकता है शेयर 0 हो जाए। बट यदि उसके 600 का भाव है तो खाली आपके भाव के लिए थोड़ी आए। कुछ होशियार लोग अपना इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं कि यार इतना दिन मेरा इंटरेस्ट लग गया, अब मैं 600 का 800 में बेचूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट भी आ गया। तो ये जो भाव देखने वाले होशियार आदमी ने इंटरेस्ट में बेचने शुरू कर दिया। बट मेरे तरीके से किसी ने किया कि 600 में आया, आधा बेचा, आधा फ्री कर लिया, फ्री को 10 साल तक देखना ही नहीं, वो 22,000 के भाव भी देख रहा है आज। यही साइकोलॉजी है। आप भावों से प्रभावित मत हो यदि आपका फंडामेंटल रिसर्च हो, पर आपने यदि टिप ली है तो टिप देने वाला तो खुद ही कब एग्जिट कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, तो टिप तो होती इसलिए कि आपको पहना के जाए। लेगा कौन स्टॉक्स? करेक्ट करेक्ट। आप ये देखो, 15 रुपए का स्टॉक, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, 1.25 लाख करोड़ मार्केट कैप, और उस मार्केट कैप में कंपनी 2 लाख करोड़ का घाटा पिछले 5 साल में कर चुकी है। अभी भी प्रॉफिट में कब आएगी कोई संभावना नहीं है। पर सोशल मीडिया में इतने विशेषज्ञ पैदा हो गए, सब ने उसको मल्टी बेगर बता बता के, हर तीसरे घर में वो शेयर है। शेयर बाजार में भारत में हर तीसरे घर में वो 10-15 रुपए का शेयर लेके आदमी बैठ गया कि मल्टी बेगर बनेगा। हाँ। अरे बैलेंस शीट तो देखो यार, 1 लाख करोड़ में खरीद रहे हो। एक वो कहते हैं ना ग्रेटर फूल थ्योरी, कि कोई ना कोई तो होगा जो एक हायर प्राइस पे खरीदेगा ही। ये वही तो लोग वो होते हैं जो टोपी सोशल पहना मीडिया देते पे हैं। ज्ञान लेते हैं और जो पिलाते हैं उनको माल टिका के चले जाते हैं। वो भी मूर्खता है। हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लगाना, तो ये भी मूर्खता है कि 1 लाख करोड़ की कंपनी को मल्टीबैगर समझ के खरीद लेना, जो 2 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 5 साल में कर चुकी है। करेक्ट। ये दोनों ही गलत है। वैल्यूएशन आपको हमेशा देखनी है। एचडीएफसी बैंक का उदाहरण दिया मैंने आपको, रिलायंस का उदाहरण। आप कंपनियां अच्छी है, पर आप किस वैल्यू पे खरीद, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तब भी नहीं तो भी आपको घाटा हो जाएगा। सही बात है। एंड स्पीकिंग ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, ये इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी या बिहेवियरल टेम्परामेंट जिसे कहते हैं, वो इन्वेस्टिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके हिसाब से? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग के अंदर में। मोर देन नॉलेज बेस ऑल्सो? यस, नॉलेज का स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में केवल 20% रोल है। सिर्फ 20%? यस, 80% आपकी साइकोलॉजी पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी पकड़ कैसी है उस पे है। यदि आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चाहते हो कि यार वो कब समझे कि मैं मैच्योर्ड हो गया, तो पहली क्राइटेरिया यही है कि जब आपके मन में ये ख्याल आना बंद हो जाए कि मुझे कोई शेयर का नाम बता के टिप दे कि ये मल्टीबैगर होएगा, जब ये ख्याल आना ही बंद हो जाए, उस दिन आप मैच्योर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए, पक्का मान के चलो, जब आपने खुद रिसर्च कर लिया। अब मार्केट का गिरना बढ़ना नेचर है। किसी को पता नहीं चलता कि कोरोना आने वाला, मार्केट क्रैश हो जाएगा,
किसी को पता नहीं चलता कि 9/11 अमेरिका में 2 बिल्डिंगें गिर गई, मार्केट क्रैश हो गया। मैंने उस दिन 32 में टाइटन खरीदा। मेरा ब्रोकर बोलता है कि यार सारे लोग रो रहे हैं, मार्केट वहाँ 2 बिल्डिंग, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया और आप टाइटन खरीद। मैंने कहा देख भाई, आतंकवादी हमला हो गया, सब कुछ अच्छा है, यदि दुनिया खत्म नहीं हुई इससे तो टाइटन इंडस्ट्री बंद थोड़ी होने वाली है। करेक्ट। सेंटीमेंट जब अच्छा होगा भाव आ जाएंगे। वो बिल्डिंगें बनी ही नहीं और टाइटन 32 रुपये का 70,000 रुपये हो गए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। तो आपको ये समय अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। और ये जो साइकोलॉजी है, ये आप इस पर पकड़ जभी होगी जब आप इसके भाव के गिरने और बढ़ने से प्रभावित होना बंद हो जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक मैंने लिया, इसका फ्यूचर अच्छा है। इन्फोसिस का इश्यू फेल हो गया था, लोग वो बात नहीं करते। हर एक अच्छा स्टॉक और हर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर तकलीफ पाके नीचे के दिन देख के फिर टॉप पे गए। हर फर्स्ट जनरेशन है। हाँ, अभी 3-4 साल 5 साल के अंदर में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है वो भी 5-5 साल में बिलियनियर बन रहे हैं। वो जो हॉकी स्टिक कर्व होता है ना, आज चाहे वो आपका लेंस कार्ट ले लो, चाहे आपका पेटी, ये सब तो यंग लोग हैं, 5-7 साल में इन्होंने बनाया। समय चेंज हो गया। पर आज से 15 साल पहले हर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो था उसकी जो बैक स्टोरी थी वो यही था कि वो नीचे से ऊपर आया। उसने नीचे देखा फिर ऊपर आया। ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही लेट्स से ट्रम्प कोई ट्वीट करता है दुनिया हिल जाती है। आजकल लोग सुबह भगवान का दर्शन बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ट्रम्प ने ट्वीट क्या किया है उठते से ही। और कईयों की रात की नींद, ये जितने भी ट्रेडर है इनकी रात को नींद खुल जाती है तो डॉ जोन्स नैस्डैक देखते हैं। एग्जैक्टली। इन्वेस्टिंग का लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ जो मैंने भी अपने जीवन में उपयोग किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यदि F&O या इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करे तो 100 साल जिएगा, बशर्ते उसकी हेरिडिटी बीमारी ना हो, उसमें लाइफ स्टाइल उसकी ख़राब ना हो। राकेश जी ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैंने अपनी वेल्थ पे पूरा ध्यान दिया पर हेल्थ में नहीं दे पाया। पर दूसरा उदाहरण देखो कि वारेन बफेट साहब 95 की एज के अंदर में भी आज भी स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डे टू डे, दिन भर, रात को डोजोन क्या देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोज़ 5 घंटे मोबाइल दूर रखता हूँ। 4 घंटे में क्लब जाता हूँ, 1 घंटे में पूजा करता हूँ। इस 5 घंटे में मोबाइल मेरे पास ही नहीं होता। अच्छा। मोबाइल को 24 घंटे साइलेंट मोड में रखता हूँ। जिसका फ़ोन आता है मेरे हिसाब से उससे बात करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे कोई फ़ोन करने वाला कितनी देर बात करेगा। इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो मैसेज लिख देता है कि भाई मुझे बहुत जरूरी काम है, तो तुरंत बात कर लेता हूँ। पर हमेशा साइलेंट में रखता हूँ फ़ोन। लाइफ स्टाइल को मेरे हिसाब से जी रहा हूँ। भारत जैसे देश में 10 करोड़ रुपया आपने कमा लिया तो आप लाइफ स्टाइल तो आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जो कमाने के लिए आप लगातार काम कर रहे हो, करते रहना चाहिए। सेटिस्फेक्शन इज एंड ऑफ प्रोडक्शन। बट 10 करोड़ के बाद में आप बिंदियां जोड़ते रहते हैं और उस बिंदियों का कोई अंत नहीं है। कभी अडानी ऊपर चले जाते हैं, कभी अंबानी ऊपर चले जाते हैं, वो आज भी लग रहे हैं, पर वो नेशन बिल्डिंग का काम भी कर रहे हैं। हर उद्योगपति टाटा बिरला को खाने के लिए या एंजॉय करने के लिए थोड़ी बिजनेस चलाना है। ये लोग जो है नेशन बिल्डिंग का काम भी कर रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो काम करते रहना चाहिए। पर पैसा कमाने के लिए 50 साल की उम्र के बाद जो है आपका बुढ़ापा जो है वो बढ़िया होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फ़ायदा, यदि कोई आदमी खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहा है तो जब वो 65-70 साल का होगा उसका बुढ़ापा जितना अच्छा कटेगा उतना किसी 10,000 करोड़ वाले का भी नहीं कट सकता है। बुढ़ापे में सबसे बड़ी ओल्ड एज में दिक्कत आती है कि कोई आपके पास आके बैठता नहीं, पुराने दोस्त जा चुके होते हैं या आपके पास डे टू डे फ्रिक्वेंटली मिल नहीं सकते, तो आपका समय कैसे कटे। तो जो लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं वो 9:15 से 3:30 तो मार्केट देखते रहते हैं। फिर 2-3 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर अपने 4 क्लोज दोस्तों को बुला के ताश खेलना शुरू कर देते हैं। 2-3 घंटा ताश खेलते हैं, उनका इतना बढ़िया बुढ़ापा निकलता है, उनको किसी की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही रिटायरमेंट प्लान बन गया है किसी का भी। यस, आप पूरी प्लानिंग स्टॉक मार्केट की वैसी कर सकते हो। यदि मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आपने 25 साल की एज से स्टॉक इक्विटी में पैसा लगाना शुरू कर दिया तो रिटायरमेंट तो आपका डिविडेंड से निकल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्री वाले स्टॉक रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं, जिनके पास लंबे समय से स्टॉक्स हैं उनके डिविडेंड से बुढ़ापा निकल रहा है। वाओ, दैट इज गोल। आपको रोज पैसा चाहिए क्यों? आपने घर बना लिया, आपको अपने एंजॉय के लिए पैसा चाहिए, वो डिविडेंड से आ जाएगा। वेल्थ आप बच्चों के पीछे छोड़ के जाओगे। लोग मुझे पूछते हैं कि यार रियल एस्टेट में भी इतना रिटर्न आता है। मैंने कहा रियल एस्टेट खरीदने की बजाय इन्वेस्टमेंट के लिए, रहने के लिए अच्छा घर खरीदो, इन्वेस्टमेंट की बजाय आप रियल एस्टेट के शेयर में पैसा लगा दो रियल एस्टेट खरीदने के बाद। क्योंकि आपने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी,
जो कि 100 करोड़ की हो गई आपके 70 साल के जाते हुए। आपने यदि 10 करोड़ रुपए रियल एस्टेट के स्टॉक में लगा दिए, दोनों चीज़ बड़े, हो सकता है रियल एस्टेट आपकी ज़्यादा बढ़ गई, पर आपको कोरोना के अंदर में 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आप बेच नहीं सकते। बट आपने जो रियल एस्टेट के शेयर खरीदे हैं, आपको 10 लाख के, जो 10 लाख के शेयर बेच के पैसे निकाल लो आप। लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहती है इसके अंदर। तो मुझे इन्वेस्टमेंट हर हिसाब में इक्विटी में करना ही अच्छा लगता है। मुझे रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं रियल एस्टेट की कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा पहले। या फिर रीट्स आ गए अब तो। यस। कई इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो एक रैली का भी पार्ट बने, वेदर इट्स द गोल्ड सिल्वर रैली या कोई भी स्टॉक की रैली। लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ है कि हमने पार्ट तो लिया लेकिन तब तक रैली भी खत्म हो गई। तो हम अपने मार्केट एंट्री की टाइमिंग को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये चीज़ समझ लो कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश ही मत करो। अच्छा। मार्केट को दुनिया में आज तक कोई टाइम कर नहीं पाया शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में मार्केट को टाइमिंग मेरी नज़रों में किया जा सकता है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों से किया। इसका मैं सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के संदर्भ में मैंने 4 लाइनें मेरी बहुत पॉपुलर हुई और ट्विटर के अंदर में लाखों व्यू मिले उसको। अच्छा। वो मैंने एक शायरी के रूप में एक स्टॉक मार्केट की प्लानिंग को टाइम करने की कोशिश करी है, और पिछले 5 साल से तो अभी तक सटीक बैठ रही है। वो क्या है? हाँ। जनवरी की तेजी को इनकैश करो, फरवरी में कैश रखकर ऐश करो। मार्च की जब सालाना सेल लगे हाँ। तो वापस से निवेश करो। अप्रैल टू सितंबर वीकली एसआईपी का श्री गणेश करो। नवंबर और दिसंबर में वीकली एग्जिट प्लान करो, और वसंत भाई की स्टिप को हमेशा याद रखो। अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। वाओ, ओके। आप पिछले 5 साल से देखो कि जनवरी में मार्केट अच्छा लगता है, आपने जो साल भर पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आप जनवरी में उसको बेचो, और जनवरी फरवरी में आपको कैश में आ जाओ बेच के, क्योंकि 1 फरवरी को अपना बजट आता है। बजट से पहले एक मार्केट का माहौल रहता है, बजट खराब आए अच्छा वो बात की बात है। आप और जो ये सीजनल जो क्वार्टर आता है वो भी अक्टूबर से दिसंबर जनरली सब कंपनियों का अच्छा आता है, तो जनवरी में आपको भाव अच्छे मिलते हैं। आप प्रॉफिट बुक करो, फरवरी में घूमने फिरने निकल जाओ प्रॉफिट से, और मार्च में सेल लगती है। मैं हर साल लिखता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में सेल लगती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। आप 2020 से लेकर 2024 तक का उठा के देख लो, हर साल मार्च में आपको मिड कैप स्मॉल कैप पानी के भाव में मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट कर दो। जिस आदमी को नॉलेज नहीं है वो अप्रैल टू सितंबर जो स्टॉक को आइडेंटिफाई किए उसमें वीकली एसआईपी करो। जब वो शेयर इकट्ठे हो जाए एवरेज के अंदर में, तो फिर आगे आपका अक्टूबर नवंबर दिवाली के समय जब सारे लोग दिवाली पिक खरीदने में लगे रहते हैं, आप अपना माल बेच दो, और बेच के उस दिन गोल्ड खरीदो और घर में लक्ष्मी लेके आओ। मैं 4 साल से लगातार बोल रहा हूँ, दिवाली के दिन स्टॉक बेचो। अपन को दिवाली की पिक नहीं लेनी है, जो ले रहे हैं लाइन लगी है उनको देना है। दिवाली में प्रॉफिट बुक करो, जो पैसा है उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपका जो सालाना इन्वेस्टमेंट है वो भी गोल्ड में चला जाएगा। वाओ, ओके। तो आप टाइमिंग ना बाइंग में करो, और मैं बोलता हूँ सेलिंग में भी आप एक बार में शेयर मत बेचो, वीकली सेलिंग करो। जैसे किसी ने 400 रुपये में बीएससी खरीदा और उसकी इच्छा हुई कि मुझे 3000 रुपये में बेचना है, बहुत भाव हो गए, 3000 में बेचना है, और 3000 के भाव है और उसने बेच दिया। अब उसने इतने साल वेट करके तो 3000 के भाव देखे, उसके बेचते ही 10,000 रुपये हो गया। अब उसको दर्द, क्या इतने टाइम रखा, थोड़ा दिन और रख लेता। तो ये दर्द भी ना हो, तो आप जो सेलिंग है उसको भी आप वीकली करो, तो आपको सब भाव मिलेंगे, और सेलिंग का भी एवरेज आ जाएगा, आपका उधर भी खत्म हो जाएगा कि मेरे पास शेयर नहीं बचा और मैं इतनी जल्दी बेच गया। ये सोने में, अभी ये सोने चांदी में जो लोग घुसे हैं उनको अब तकलीफ क्यों हो रही है? जो 1 लाख में घुसा था वो भी ये सोच के घुसा था कि बहुत महंगा हो गया, पर जो महंगा हो गया सोच के नहीं घुसा, वो व्यक्ति 1.20 में घुसा क्योंकि अब उसको लगता है सोना 2000 हो जाएगा, उसके घिसते सीधे गिर गया मार्केट। तो आपका कन्विक्शन तो है नहीं ना, आप बाजार की खबरों पे घुस रहे हो। सोना 1,20,000 क्यों हुआ, यदि ये समझ में आ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी समझ में आ जाएगी। स्कैसिटी क्यों होती है? आप पब्लिक जहाँ चल रही है, जो शेयर की सलाह हर घर में मिलने लगे, वो चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी हो। 2020-21 में हर आदमी आईटीसी की सलाह देता था, 2-3 साल आईटीसी चला नहीं, सारे सलाहकार घर बैठ गए अपने। तो घर घर में जब कोई कंपनी की सलाह, तो कंपनी अच्छी होती तो भी नहीं चलती।
आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि रिसर्च मैंने किया, और नहीं तो बाजार के अंदर में जो लोग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनको तो नहीं, वरना म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। स्पीकिंग ऑफ टाइमिंग एंड डिस्काउंट, ये भी कहा जाता है कि अगर फ्राइडे 3:30 PM खरीदे तब भी थोड़ा लोअर वैल्यू ये होता मैंने है। ही कहा एक इंटरव्यू में। मैंने जब वीकली एसआईपी की तो मैंने जज किया, हर फ्राइडे के दिन जो ट्रेडर होता है वो अपनी पोजीशन खाली करके जाता है, और संजोग से 3-4 साल से युद्ध चल रहे हैं, तो सैटरडे संडे कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है, इस डर से अपनी इन्वेस्टर भी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 1-2 महीने वाले, ट्रेडर, एफ&ओ, सब शुक्रवार को पोजीशन खाली करके जाते हैं, स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं कि यार शनिवार नहीं मंडे को वापस करेंगे। तो जो 3 से 3.5 का समय है, दिन भर तो आदमी वेट करता है, 3 से 3.5 के समय जो पोजीशन खाली होती है उसमें उस वीक का जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छी प्राइस में मिलता है। तो मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा टाइमिंग कर लो कि आप जो वीकली एसआईपी है बाइंग करने की वो करो आप फ्राइडे को 3 से 3.5 के बीच में, और जब एग्जिट करना हो तब आप मंडे को करो, क्योंकि शनिवार रविवार कोई घटना नहीं घटी तो मंडे मार्केट ऊंचा खुलेगा, उस दिन 3 से 3.5 के बीच में करो, 3 से 3.5 के बीच में, क्योंकि उस किसी स्टॉक के अंदर में कोई स्टोरी बनी है और आपको न्यूज़ नहीं मालूम है तो उसके प्राइस में आ जाएगी। तो ये सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर की वजह से वो इन्फ्लेट या डिफ्लेट होता है ना? और कोई तरह नहीं है, और इसका कोई गणित नहीं है। ये अच्छा। मैंने एक दिमाग, जैसे मैंने मार्च का कोई गणित नहीं कि हर बार सेल लगेगी, पर इतने सालों से लगती आ रही है और हमें मिलता है। तो इंटरेस्टिंग। हम जब तक वो मार्च में बड़ी तेजी नहीं होएगी तब तक हम इस बात पे अड़े रहेंगे कि मार्च में सेल मिलेगी, हम मार्च का वेट करेंगे। बढ़िया हैक है। एक और इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप अपने सन को, अपने बेटे को स्टॉक मार्केट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपके पास क्या एडवाइस है ताकि वो भी बेटर प्रिपेयर्ड रहे? बिल्कुल, आप सर ने सही सोचा। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि 1 साल बाद, अभी बेटा मेरा स्पेन पढ़ने गया है, अच्छा। जब वो पढ़ के आके और अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो एक पेरेंटिंग में इंटरव्यू करूँगा जो 1.5-2 घंटे का होगा, पर वो जब आ जाएगा उसके बाद करूँगा। पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब अगले 25 साल भारत विकसित होने वाला है तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ना ये सोच के ना पढ़ें, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, यदि ये सोच के पढ़ेंगे तो उनकी तरक्की निश्चित है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर यदि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसकी तरक्की मुझे निश्चित दिखती है अगले 25 सालों के अंदर में। और आप देखो, मैथिली शरण गुप्त ने आज से 50 साल पहले ये कह दिया था कि यह आधुनिक शिक्षा पद्धति, विधि प्राप्त भी कुछ कर सको तो फायदा क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको, सर झुका लिखते रहो, सुन अफसरों की गालियां तो दे सकेगी रात को 2 रोटी घरवालियां। मतलब आप क्या नौकरी कर रहे हो, वो एंटरप्रेन्योर बनने का समय आया है, एंटरप्रेन्योर बनो। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप बच्चे को 12th के बाद नहीं तैयार कर सकते कि उसकी इच्छा होगी कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, बट वो बच्चा एक माइंड बना चुका होता है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब करना है। मैंने मेरे बेटे को, ऋतुराज को, जब वो 6th क्लास में आया तभी से उसको बोलना शुरू कर दिया कि बेटा पढ़ाई कितनी कर लेना, पर पढ़ाई जो भी करेगी मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा, तेरे को बनना तो एंटरप्रेन्योर ये है। पढ़ाई तू विदेशों में जाके कर, कहीं भी कितनी भी पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को जॉब वाला नहीं बनने दूंगा। तो उसको मैंने वहाँ से तैयार करना शुरू किया। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बढ़िया एक चीज़ क्या है, आजकल पेरेंट्स बच्चों को, मेरा बच्चा नंबर 1 आए, मेरा बच्चा 95% आए, इसमें पेरेंट्स शुरू से लग जाते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे पहली क्लास से। मैं ये कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए खाली एकेडमिक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। स्मार्टनेस जो है वो एकेडमिक पढ़ाई से कभी नहीं आ सकती। तो मैंने बच्चे को क्या किया कि उसको जब पढ़ता हुआ देखता था 7वीं 8वीं क्लास तक, तो उसको पढ़ाई से हटा के बोलता था क्लब जाके खेल गया। खेलने से बच्चों में हारना, जीतना, लड़ना, झगड़ना, टीम वर्क, सब बच्चा वो खेलने में सीखता है जो पढ़ाई में नहीं सीख पाता। और जब वो 10th क्लास के एग्जाम दे के आता बोर्ड, तो मैं उसको रात को पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखा के लाता था। वाह, तेरा माइंड फ्रेश है, अगले दिन एग्जाम दे के 2 दिन बाद कोई दिक्कत नहीं। 12th में ये सब करने के बाद भी स्कूल के लोग उसको पढ़ने वाला बच्चा नहीं समझते थे, पर 12th में उसने स्कूल टॉप किया, 97% आए। दैट्स इनसेन। यस, जब खेलना है तो फुल खेलना है, जब पढ़ना है तो फुल पढ़ना है। उसके बाद वो बीकॉम करने बॉम्बे गया। दोस्तों ने कहा कि भाई इसको इतनी अच्छी अच्छी कॉलेज मिल रही है और आप जय हिंद कॉलेज में पढ़ा रहे हो जहाँ मस्ती ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। मैंने कहा आज का जो आने वाला समय है वो आपके कितने लोग आपको जानते हैं, कितने आपके कनेक्शंस हैं, उस पे आपका भविष्य निर्भर होगा।
यदि आपको जॉब करना है, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको 4 लोग जान रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़े। यदि एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं नेटवर्किंग के लिए उसको जय हिंद कॉलेज भेज रहा हूँ कि उसके खूब यार दोस्त बने, खाली पढ़ाई पे ध्यान दे। और नेटवर्किंग के लिए मैंने उसको भी स्पेन भी भेजा है। पढ़ाई तो है ही अपनी जगह, बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास आज 2000 करोड़ रुपए के आदमी है, पर उनको 70 साल 60 साल में कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनके पास कोई आके बैठने वाला भी नहीं है। पैसे वाले खाना 2 रोटी खाएंगे ना, बट हमारे जैसे लोग जिनके खूब यार दोस्त है, मैंने मेरा पूरा जीवन यार दोस्तों में जिया है, या मेरा जो जीवन तकलीफ है पूरा यार दोस्त से बना है। तो मैं हर बच्चे को ये कहना चाहूँगा, जब ऋतुराज 18 साल का हुआ तो मैंने उसको लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बना दिया, एडवाइजर बना दिया 18 साल में, कि कमाई यहीं से शुरू करनी है। आपको मैं ये कहता हूँ कि यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और घर में पैसा नहीं है और आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एक बेसिक चीज़ बताता हूँ जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन हो जाओगे तो भी सफिशिएंट है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन के और किसी को पॉलिसी बेचने जाते हो, वो आपको 10 बार धक्के खिलाएगा, आपको पेशेंस आ जाएगा, प्रोडक्ट का नॉलेज करोगे तो प्रोडक्ट का नॉलेज आ जाएगा, लोगों से बातचीत करने का तरीका आ जाएगा। ये करने के बाद जो आपको कमीशन के रूप में कमाई हो, और यदि उस पैसे से आपको घर नहीं चलाना हो, माँ बाप घर चला रहे हैं, उस पैसे की जरूरत नहीं, उस पैसे को पूरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो अपनी इंश्योरेंस कवर करने के बाद। यहीं से इन्वेस्टमेंट करना। और मैंने ऋतुराज का चालू कर दिया। मैंने फिर ऋतुराज अच्छा कमाने लगा, फिर ऋतुराज को जब मैंने पैसा दिया, ऋतुराज ने वो इन्वेस्टमेंट करके उसको बोल दिया कि बेचना नहीं है, लेना वही है जो 25 साल रखना है। तो जब वो करने लगा धीरे धीरे, मैंने उसका टर्म इंश्योरेंस प्लान भी अच्छा कर दिया। अब वो पढ़ने गया है, 2-3 साल मेरे साथ सीख के गया है। और मुझे कल ही फ़ोन आया था कि पापा, जब मैं स्टॉक मार्केट में बाहर बोलता हूँ तो मेरे कॉलेज के लेक्चर भी आश्चर्य करते हैं कि बच्चे को इतना नॉलेज कैसा है। मैंने कहा ये फ़ायदा हुआ ना, 2 साल मेरे साथ काम सीख के गया, फिर मास्टर्स करने गया है, तो उसको मज़ा आ रहा है, खूब इन्जॉय कर रहा है, खूब अच्छा सर्कल बन रहा है। तो इन्जॉय करते हुए काम करेगा, बट एंटरप्रेन्योर बनेगा और मेरे साथ रहेगा। Wow, this is such an inspiring story. I wish और भी पेरेंट्स इस बिट को खासकर एपिसोड के सुने। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बसंत जी। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला एंड बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन था। मुझे भी बहुत मज़ा आया कि इतना बढ़िया आपने शानदार क्वेश्चन पूछे। मैं जितना जवाब दे पाया प्रैक्टिकली, लोगों के दिलों तक बात पहुँचे, मैंने कोशिश करी। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded